Shri Radharamana Vishade. Today we are going to do revision of text invoice credit and debit notes chapter along with questions. तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जी टाइप लिंक के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्लस अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज या डीटी की क्लासेस या बुक्स चाहिए तो उसके लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो लेट्स बिगिन। तो चलो देखो टैक्स इनवॉइस क्या होता है। तो जीएसटी में जब भी आप कोई क्या करोगे, सेल करोगे, आपको क्या इशू करना पड़ता है, एक टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस क्या एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हो, जीएसटी चार्ज करने की इन्फॉर्मेशन देते हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिस्क्राइब कर रखी है जो आपको अपने टैक्स इनवॉइस में क्या करनी पड़ेगी, इंक्लूड करनी ही करनी पड़ेगी। तो टैक्स इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो सप्लायर इशू करता है, उसमें वो टैक्स की सारी इन्फॉर्मेशन देगा, जीएसटी कितना चार्ज कर रहा है, किसको वो सेल कर रहा है, और उस ही टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे याद करो हमने आईटीसी चैप्टर में पढ़ा भी था कि टैक्स इनवॉइस इज द वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर अवेलिंग आईटीसी। सो इस टैक्स डॉक्यूमेंट के तहत ही क्या करता है, जो रेसिपेंट है वो आईटीसी भी क्लेम करने के लिए एलिजिबल होता है। सो टैक्स इनवॉइस का ये बेसिक रेलेवेंस है। सो टैक्स इनवॉइस के बेसिस पर क्या होता है, जीएसटी एक तरफ सप्लायर कलेक्ट करता है और वही जीएसटी में पास ऑन होता है एज आईटीसी टू द रेसिपेंट। इट इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट यू हैव सोल्ड समथिंग अंडर जीएसटी एज सप्लाई। So let's study. It is issued by a registered person. Registered person issue करेगा क्योंकि जीएसटी चार्ज कौन कर सकता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन जो क्या कर रहा है, टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज या दोनों का सप्लाई कर रहा है। और जीएसटी चार्ज कौन से गुड्स पे होता है, जो टैक्सेबल होते हैं। अगर गुड्स एग्जाम्प्ट होंगे तो उन पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सो ये एक तो रजिस्टर्ड पर्सन इशू करेगा और किन गुड्स के रिस्पेक्ट, किन गुड्स और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में करेगा जो क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। सच टैक्स इनवॉइस shall have the following prescribed particulars. इनमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप एक टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो तो आपके टैक्स इनवॉइस में सारी डिटेल्स होनी चाहिए। पहला, सप्लायर की इन्फॉर्मेशन की सेल करने वाला कौन सा पर्सन है, उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा और जीएसटी नंबर भी आएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जीएसटी लॉ में आपको आइडेंटिफाई किसके बेसिस पे किया जाएगा, मेनली आपके जीएसटी नंबर के बेसिस पे। दूसरा, आप इनवॉइस को भी एक नंबर अलॉट करोगे कि आपने कौन से नंबर की सेल करी है। बेसिकली हर एंटिटी अपना एक यूनिक क्या करती है, इनवॉइस नंबर रखती है कि वो अपने पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये हर फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या होगा, यूनिक होगा और इसमें मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। देन सप्लाई की इन्फॉर्मेशन के साथ आप क्या दोगे, रेसिपेंट की इन्फॉर्मेशन भी दोगे कि खरीद कौन रहा है। तो अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके केस में उसका नाम देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा और उसका जीएसटीआईएन या फिर यूआईएन आपको देना पड़ेगा क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, उसका आईटीसी क्लेम करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप जीएसटीआईएन या फिर उसका यूआईएन, अगर वो एम्बेसीज वगैरह है तो यूआईएन, नहीं तो जनरली तो क्या होगा, जीएसटीआईएन। क्योंकि इसी के बेसिस पर क्या होगा, जब भी सप्लायर जब है ना अपनी जीएसटीआई फर्निश करता है तो क्योंकि जीएसटी नंबर वो अपने सारे बायर्स का स्पेसिफाई करता है जो रजिस्टर्ड होते हैं, उसी के बेसिस पर वो उनके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए जीएसटी नंबर भी होना जरूरी है। तो अगर रेसिपेंट क्या है, रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी नंबर भी साथ में लिखना पड़ेगा। पर अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है, क्या है, रेसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है और आप क्या कर रहे हो, उसको सेल कर रहे हो अगर 50,000 या उससे ज्यादा की, क्या 50,000 और मोर की, तो उस केस में आपको उसका नेम, एड्रेस, डिलीवरी का एड्रेस और स्टेट नेम या कोड लिखना पड़ेगा। सो अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है पर आप उसको 50,000 से ज्यादा की सेल करोगे तो भी आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा, डिलीवरी कहाँ हो रही है वो लिखना पड़ेगा और स्टेट का नेम कोड लिखना पड़ेगा। पर अगर रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है और उसको सेल भी 50,000 की से कम की हो रही है, मतलब छोटी मोटी सेल अगर आप कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एक तो वो तो आईटीसी क्लेम करने वाला है, तो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी। आपको सिर्फ अगर वो रिक्वेस्ट करना होता है, अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो ही आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको रेसिपेंट की इन्फॉर्मेशन इस छोटी मोटी सेल के रिगार्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने एक स्पेसिफिक पॉइंट दे रखा है ओएमजी, इको और ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर्स के केस में। उसके केस में क्या कह रखा है कि अगर ये सर्विसेज दी जाती है अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट को अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग, ई कॉमर्स ऑपरेटर या ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल की सर्विसेज दी जाती हैं, तो उस केस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ेगी, टैक्स इनवॉइस रिगार्डलेस ऑफ सप्लाई वैल्यू। सप्लाई वैल्यू से कोई मतलब नहीं, जैसे यहाँ पे तो मतलब था अनरजिस्टर्ड के केस में हम चेक कर रहे थे कि 50,000 से कम है या इक्वल टू और मोर देन 50,000 है। पर अगर आप इन तीन सर्विस के केस में अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट को भी सप्लाई कर रहे हो तो रिगार्डलेस ऑफ सप्लाई वैल्यू यू मस्ट इंक्लूड रेसिपेंट का स्टेट का नाम आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा एंड सेम शेल बी डीम्ड टू बी रेसिपेंट्स एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। और इसी को क्या मान लिया जाएगा, उसका एड्रेस मान लिया जाएगा, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड मान लिया जाएगा। सो इनके केस में आपको रेसिपेंट का स्टेट का नेम लिखना जरूरी हो जाएगा क्योंकि पीओएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन रखेगा। नेक्स्ट आपको इनवॉइस की डेट बतानी, कब आपने इनवॉइस इशू किया है, एचएसएन कोड बताना है कि बेसिकली उसका हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे क्या कोड रह रहा है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन देना है कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी बतानी है अगर गुड्स है तो, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है, कितना टोटल वैल्यू सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है आफ्टर डिस्काउंट अबेटमेंट सब कुछ, टैक्स रेट क्या है,
टैक्स का अमाउंट कितना है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, विद स्टेट नेम फॉर इंटर स्टेट, और अगर इंटर स्टेट है तो आपको स्टेट के नाम के साथ प्लेस ऑफ सप्लाई बताना जरूरी है। डिलीवरी एड्रेस बताना पड़ेगा। अगर अगर मान लो आपका जो बायर का एड्रेस है वो अलग है और आपका डिलीवरी का एड्रेस एक्चुअली में अलग हो रहा है, आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई अलग हो रहा है और डिलीवरी का एड्रेस अलग हो रहा है, जैसे मेल टू शिफ्ट मॉडल के केस में होता है, तो वहां आपको स्पेसिफिकली डिलीवरी का एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कि क्या आरसीएम बेसिस पर इनवॉइस इशू हो रहा है, यहाँ पे टैक्स पेबल आरसीएम बेसिस पर है क्या, वो भी आपको टैक्स इनवॉइस में लिखना पड़ेगा। सिग्नेचर या फिर डिजिटल सिग्नेचर आएगा, और ये सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ई इनवॉइस के केस में रिक्वायर्ड नहीं होते। ई इनवॉइस क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। और क्यूआर कोड आएगा विद IRN फॉर ई इनवॉइस, और अगर आप ई इनवॉइस इशू करेंगे तो उसमें क्यूआर कोड भी साथ में होना चाहिए। तो ये सारे पर्टिकुलर्स एक इनवॉइस में होने चाहिए। अब अगर आप बात करो तो ये पर्टिकुलर्स आपको सारे बहुत अच्छे से याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपको इन्फॉर्मेशन पर्पस से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सब कुछ पढ़ाया है। आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग, बट क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो मैं आपको स्पेसिफाई करते जाऊंगी। पर इसमें जो ये अमेंडमेंट वाला पार्ट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, तो इसको जरूर याद में अच्छे से रख के चलना। सो ये आप याद में रख लेना स्पेसिफिकली। नाउ इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इट मस्ट इंक्लूड आइदर ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीमेंट। सो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ऑन पेमेंट ऑफ IGST एक्सपोर्ट करो, या फिर आप अंडर बॉन्ड और LUT एक्सपोर्ट करो, जिसके केस में आप IGST पे नहीं करते हो। सो अगर आप ऑन पेमेंट ऑफ IGST एक्सपोर्ट करते हो तो उस केस में आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा अपने इनवॉइस पे, यू हैव टू मेंशन सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट या सप्लाई टू सेल्स यूनिट और डेवलपर, ये दोनों ही ZRS की सप्लाई होती है। फॉर ऑथराइज ऑपरेशंस ऑन पेमेंट ऑफ IGST, तो आपको स्पेसिफिक अपने इनवॉइस पर मेंशन करना पड़ेगा कि ऑन पेमेंट ऑफ IGST, क्योंकि याद करो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना तो उसके केस में जो रिफंड मिलता है ना, बेसिकली एक्सपोर्ट के केस में जो रिफंड मिलता है ऑन पेमेंट ऑफ IGST अगर होता है तो आपको जैसे ही आप एक्सपोर्ट कर देते हो जो आपका बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है उसके बेसिस पर क्या दिया जाता है, आपको रिफंड दे दिया जाता है। सो जैसे ही आप बिल ऑफ एक्सपोर्ट सबमिट करते हो आपको कस्टम्स लॉ के अंदर इसका रिफंड मिल जाता है। तो ऑन पेमेंट ऑफ IGST तो आपको अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और अगर अंडर बॉन्ड और LUT है विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, तो विदाउट पेमेंट ऑफ IGST के केस में सिर्फ आपको ITC का रिफंड मिलता है, तो यहाँ पर आपको अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में आपको पूरी GST अमाउंट का रिफंड नहीं मिलेगा और ना तो कस्टम्स लॉ में मिलेगा। इसका आपको कस्टम्स लॉ में रिफंड मिलता है, जबकि इस वाला रिफंड जो आपको खुद को अनयूटिलाइज ITC का रिफंड आपको अप्लाई करना पड़ता है अलग से GST लॉ में। सो इसलिए इन दोनों का सेग्रीगेशन आपको स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है अपने इनवॉइस में। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस आर सेम एज अ टैक्स इनवॉइस। आप एक्सपोर्ट का जो इनवॉइस बनाओगे वो सेम एज अ टैक्स इनवॉइस बनाओगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा। इफ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, और वैल्यू क्या है greater than equals to 50,000. So name of country of destination must be mentioned instead of name of state and its code. So अगर देखो लेस देन 50,000 होता है तो आपको रेसिपिएंट की इन्फॉर्मेशन मेंशन करना जरूरी नहीं है, पर एक्सपोर्ट के केस में अगर एक्सपोर्ट के केस में वैल्यू कितनी हो गई 50,000 या उसके ज्यादा, तो यहाँ तो हमने देखा था कि स्टेट का नाम और कोड मेंशन करेगा, पर एक्सपोर्ट के केस में हम स्टेट का नेम थोड़ी ना मेंशन करेंगे, हमारे इंडिया में हो ही नहीं रही सप्लाई, तो उस केस में उन्होंने कह दिया कि जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका नाम मेंशन करोगे। तो नेम ऑफ कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मस्ट बी मेंशन। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि हमें ये जो इन्होंने पर्टिकुलर्स यहाँ पे बताए, ये जो हमने पर्टिकुलर्स यहाँ पे पढ़े हैं, ये आपके टैक्स इनवॉइस में होने जरूरी है, ये आपके टैक्स इनवॉइस में होने जरूरी है। पर डिपार्टमेंट ने CBIC ने जो हमारा GST लॉ है वो आपको स्पेसिफिक टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट नहीं दे रहा है। वो आपको ये नहीं कह रहा कि आपको इस फॉर्मेट में ही अपने टैक्स इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग अपने टैक्स इनवॉइस डिजाइन कर सकते हो, सारे पर्टिकुलर्स आ जाने चाहिए। सो ये सारी इंफॉर्मेशन कवर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है रादर देन फॉर्मेट। So taxpayers are free to design their own tax invoice format. Law only requires specific fields to be mandatory in a tax invoice. अब इनवॉइस इशू कैसे किया जाएगा? अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो आपको 3 कॉपीज इशू करनी पड़ेगी एक टैक्स इनवॉइस की। कितनी? ट्रिप्लिकेट कॉपीज में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। एक जो ओरिजिनल वाली कॉपी वो किसके पास रहेगी? रेसिपिएंट के पास, क्योंकि उसके बेसिस पर अपना ITC लेगा। जो डुप्लीकेट कॉपी होगी वो किसके पास जाएगी? ट्रांसपोर्टर के पास, क्योंकि आप गुड्स का क्या करोगे? मूवमेंट करवाओगे। तो विद इन दी ट्रांसलेट अगर गुड्स PO करता है तो किसके बेसिस पे वेरीफाई करेगा? उसके पास इनवॉइस होगा तभी तो वेरीफाई करेगा। तो एक ट्रांसपोर्टर के पास जाएगा, और जो थर्ड ट्रिप्लिकेट कॉपी होगी वो सप्लायर खुद के पास रखेगा कि उसने सेल करी है। मेरे सप्लायर सर्विस के अंदर 2 ही इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टर तो होगा ही नहीं, हम गुड्स की तरह सर्विस का थोड़ी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए 2 ही कॉपीज इशू होगी, एक जाएगी रेसिपिएंट के पास और डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर के पास रह जाएगी। Serial number of invoices issued during a month or quarter shall be furnished electronically in form GSTR1। और GSTR1 में आपको सीरियल नंबर वाइज इनवॉइसेस की इंफॉर्मेशन देनी रहेगी, ताकि आप बाद में जाके बोगस सेल्स ना दिखा दो। इसलिए जरूरी है कि सीरियल नंबर ही आप क्या करो, जब GSTR1 करोगे फाइल तब आप वहां पे मेंशन करते जाओगे। अब HSN जो हमने पढ़ा, अभी यहाँ पे देखा कि HSN कोड मेंशन करना पड़ेगा, तो कितने डिजिट का HSN मेंशन होना रिक्वायर्ड है?
सो ये दोनों टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई के लिए सेम रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है। बिल ऑफ सप्लाई भी हम देखेंगे। तो टैक्स इनवॉइस के लिए हमें कितना HSN कोड मेंशन करना पड़ता है, कितने डिजिट्स मेंशन करनी पड़ती है। सो अगर आप अप टू 5 करोड़ की सप्लाई कर रहे हो, अगर आपका जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर रहा है वो अप टू 5 करोड़ रहा है, तो उसके केस में अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हो, क्या बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई कर रहे हो, मतलब रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड को सप्लाई हो रही है, तो उस केस में आपको 4 डिजिट्स मेंशन करनी पड़ेगी। पर अगर आप B2C मतलब रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई हो रही है, तो उस केस में आपको HSN की 4 डिजिट्स मेंशन करना क्या हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा। सो इट इज नॉट मैंडेटरी इन दैट केस। अगर आप मेंशन करते हो तो भी अच्छा, नहीं करते हो तो भी अच्छा। सो अगर B2B है तो B2C के केस में क्या है, ऑप्शनल है। पर अगर आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है 5 करोड़ से ज्यादा का है, 5 करोड़ से ज्यादा का है, तो आपको B2B चाहे B2C आपको 6 डिजिट्स ऑफ HSN क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। सो अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट्स आपको दोनों केस में मेंशन करनी हो। अगर अप टू 5 करोड़ है तो B2B के केस में 4 डिजिट्स और B2C के केस में ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है। नाउ ई इनवॉइसिंग होता क्या है, हमने अभी देखा कि कुछ केसेस में उन्होंने बात करी कि सिग्नेचर ई इनवॉइस के केस में रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर ई इनवॉइस होगा तो QR कोड होना चाहिए। सो ई इनवॉइस आगे है कौन सी बला। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक रिक्वायरमेंट डाली है कि अगर आप थोड़े बड़े लोग हो, क्या हो थोड़े बड़े लोग हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सो ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद एग्रीगेट टर्नओवर, टोटल ब्रांड बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। किसमें, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में सिर्फ जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग वाला नहीं, फ्रॉम 2017 टू 19 के बाद से कोई सा भी अगर फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से क्या कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, 5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस। सो सिर्फ नॉर्मल इनवॉइस आपको इशू नहीं करना पड़ेगा, ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और ये ई इनवॉइस किन किन सप्लाईज के केस में इशू करना पड़ता है। सो अगर आप B2B सप्लाईज कर रहे हो, अगर आप बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई कर रहे हो तो आपको इशू करना पड़ेगा, या अगर आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको इशू करना पड़ेगा। इसका मतलब B2C सप्लाई के केस में ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इंपोर्ट वगैरह के केस में भी ई इनवॉइसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सो किस केस में एप्लीकेबल है, B2B और एक्सपोर्ट्स के केस में ई इनवॉइसिंग रिक्वायर्ड है। अगर आपका फ्रॉम 2017-18 के बाद का अगर टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन में तो देखा था कि आप रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हो, वॉलंटरी भी करवा सकते हो, पर जो ये ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है, इट इज नॉट वॉलंटरी। यू कांट ऑप्ट इट अनलेस यू फुलफिल दिस क्राइटेरिया। सो इट इज नॉट वॉलंटरी, ओनली जो नोटिफाइड पर्सन है वो ही ई इनवॉइसिंग में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इनवॉइसेस की ई रिपोर्टिंग IRP पे कर सकते हैं। IRP क्या होता है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। सो अब देखो ई इनवॉइसिंग का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके अपना इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आप जैसे नॉर्मली अपना इनवॉइस जनरेट करते हो वैसे ही जनरेट करना है, बट आपको अपने इनवॉइसेस की क्या करनी पड़ेगी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए फॉर्म कौन सा है, फॉर्म GST INB 01। इसके थ्रू क्या होता है, जैसे ही आप अपनी रिपोर्टिंग करते हो ना IRP पे जाके, वो आपको एक यूनिक नंबर जनरेट करके देता है, वो भी 64 कैरेक्टर्स का। कितने कैरेक्टर्स का, 64 कैरेक्टर्स का। अल्टीमेटली देखो गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, वो जितने भी बड़े ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जितने भी बड़े सप्लायर्स हैं, उनको क्या करना चाहती है, उनको पकड़ना चाहती है, उनको ट्रैक करना चाहती है, ताकि कोई भी फ्रॉड जैसी चीजें ना हो पाए। सो उसके लिए इन्होंने एक और मैकेनिज्म, जो 5 करोड़ से ज्यादा वाले टर्नओवर वाले लोग हैं उनके लिए बेसिकली स्पेसिफाई कर दिया। सो वो लोग क्या करेंगे, नॉर्मली अपने इनवॉइस तो जनरेट करेंगे, बट साथ ही उनको IRP पे इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। उसके थ्रू उनको एक यूनिक IRN मिलेगा, और उस यूनिक IRN के थ्रू क्या होगा, IRP एक डिजिटल सिग्नेचर भी करके देगी खुद ही। इसलिए यहाँ पे अलग से डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट फिर नहीं रहेगी। और जैसे ही IRP पे आप रिपोर्ट करोगे, एक QR कोड भी आपके साथ में ऐड हो जाएगा उस इनवॉइस पर। Once invoice details including IRN are successfully reported to IRP, जैसे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दोगे IRP में, ये डेटा GST के सिस्टम में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा कहाँ, आपके GSTR 1 में। आपके तो GSTR 1 में चला जाएगा, जो आपका रिसीवर है बायर है उसके GSTR 2A में चला जाएगा। सो गवर्नमेंट देखो कितना अच्छे से चीजों को ट्रैक करना चाह रही है कि आप कुछ गलती कर ही ना पाओ। आप जैसे ही सेल करोगे आपको ये काम करना पड़ जाएगा, तो आप अपने GST के रिटर्न्स पे जाके फिर कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो चीजें। और अगर डिटेल्स लाइक ट्रांसपोर्टर आईडी एंड व्हीकल नंबर इन ई इनवॉइस स्कीमा, इसको भी आप क्या कर सकते हो, जब ई वे जनरेट करोगे ऑटो पॉपुलेट कर सकते हो इस इन्फॉर्मेशन को भी। सो वो सब कुछ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं आइडियली। एनी इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर एज पर रूल 48(4). सो यहाँ पर जो अगर आपको ई इनवॉइस जनरेट करना था और अगर आपने ई इनवॉइस इशू नहीं करके नॉर्मल इनवॉइस इशू कर दिया, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड। सो इसका इंप्लीकेशन ये होगा, जो आपको बायर है ना वो ITC नहीं ले पाएगा।
सो अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है तो आपको ई इनवॉइस ही इशू करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट बहुत बहुत अच्छी चीजों को ट्रैक करने के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आती है। अब ई इनवॉइसिंग के देखो एडवांटेजेस क्या है। एक तो देखो आपकी जो ऑटो पॉपुलेशन वाली चीज हो रही है कि जीएसटी रिटर्न्स, ई वे बिल्स, ये तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। डेटा की एक्यूरेसी बढ़ रही है, आपके जो एरर्स होते हैं, आप क्योंकि मल्टीपल जगह जब सेम चीजें भरते हो तो अगर आप मैनुअली भरोगे तो हो सकता है एक जगह कुछ और भर दिया, दूसरी जगह कुछ और भर दिया। सो आप क्योंकि साथ में इनको इंटीग्रेट कर दिया तो आप डेटा की एक्यूरेसी रहेगी। स्टैंडर्डाइजेशन हो गया कि आप बेसिकली जो सप्लायर्स और बायर्स के बीच में जो रिकंसिलेशन होगा वो इंप्रूव हो जाएगा, इनवॉइसिंग रहेगी तो। बिजनेस की एफिशिएंसी इससे बढ़ेगी क्योंकि अब आपको मल्टीपल बार एक ही डेटा को मल्टीपल जगहों पर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। टैक्स इवेशन का रिडक्शन होगा, यही तो मेन पर्पस था इसको लाने का। और फेक इनवॉइसेस वगैरह भी एलिमिनेट होंगे। सो जो फ्रॉडुलेंट आईटीसी वाला प्रैक्टिस हो रहा था वो बहुत हद तक प्रिवेंट होगा। पर किन किन को ये ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्पशन दे रखी है गवर्नमेंट ने कि भले ही आपको 5 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड कर रहा हो फिर भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं? सो इफ यू आर अ सेल्स यूनिट और इफ यू आर अ सेल्स यूनिट बट नॉट अ सेल्स डेवलपर। सो अगर आप सेल्स यूनिट हो, सेल्स डेवलपर्स के लिए एग्जेम्पशन नहीं है, सिर्फ सेल्स यूनिट्स के लिए एग्जेम्पशन है। तो सेल्स यूनिट्स को क्या नहीं करना पड़ता, ई इनवॉइस जनरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप क्या हो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप क्या हो यू आर इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, एफआई, एनबीएफसी, तो भी आपको इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रेगुलेशंस है। तो ये वैसे भी फ्रॉड्स नहीं कर सकते। आईएसडी वैसे भी सेल नहीं कर रहा तो उसके केस में भी रिक्वायरमेंट नहीं डाली। सेल्स यूनिट वैसे भी क्या कर रही होती है, एक्सपोर्ट कर रही होती है, तो इनके ऊपर भी रिक्वायरमेंट हटा रखी है। अगर आप जीटीए हो तो जीटीए केस में भी उन्हें ट्रक वालों से कहाँ लड़ने भिड़ोगे, वो अपना पर्ची काट के देते, कोई बड़ी बात है, उनसे इनवॉइस कहाँ जनरेट करवाओगे। सो उनके केस में भी रिलैक्सेशन दे रखा है। वैसे भी इनके केस में तो आरसीएम वगैरह लगता है, सो इसलिए यहाँ पे उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया। फिर वही अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस में भी इन्वॉल्व हो तो उस केस में भी नहीं लगेगा। और अगर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली सिनेमा दिखाते हो, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, तो उस केस में भी आपके ऊपर ये रिक्वायरमेंट नहीं एप्लीकेबल होगी। या आप क्या हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, तो गवर्नमेंट के खुद के ही लोग हैं, इनको तो मतलब ये फ्रॉड तो वैसे भी करने के लिए बैठे नहीं। सो इनके केस में भी रिलैक्सेशन दे रखा है। Exemption is for entity as a whole and is not restricted by nature of supply being made by said entity. So यहाँ पर जो हमने देखा है ना, ये for suppliers है। So अगर आप सपोज आप क्या हो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने के बाद भी सपोज आप कोई एक फाइनेंस के ऊपर बुक सेल कर रहे हो, आप जो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ क्या कर रहे हैं, एक बुक फाइनेंस के ऊपर बुक भी सेल कर रहे हो, तो भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। सो इट इज फॉर द एंटिटी एज अ होल। इट डजंट मैटर कि आप पर्टिकुलर अपना जो कोर बिजनेस है वो ही करो, जरूरी नहीं है। अगर आप इसके अलावा भी कोई सप्लाई करते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होकर भी सपोज आप कोई और सप्लाई करते हो, आप गुड्स वगैरह सेल करते हो, तो उसके बाद भी आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगी ही मिलेगी। इट डजंट मैटर। सो इट्स फॉर द एंटिटी एज अ होल। सो इफ यू आर अ सेल्स यूनिट और आईएसडी और इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, एफआई, जीटीए और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर, और you are cinematograph films or a government department or local authority, so you are not required to generate an e-invoice. So यहाँ पे इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। इसको याद कैसे रखोगे, ISIG गैप। सो ISIGGAP, सो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हो। और ये जो सारी एंटिटीज हैं इनको अपने इनवॉइस पर साफ साफ मेंशन करना पड़ेगा कि दो इनका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है थ्रेशोल्ड से, उसके बाद भी ये एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू जनरेट ई इनवॉइस। Seller can cancel IRN for an invoice by submitting cancellation request on IRP within specified time. So हमें देखा कि IRN आप क्या करोगे, जनरेट करवाओगे अपने IRP पे बेसिकली अपना रिपोर्टिंग करके। So अगर मान लो आपसे कुछ गलती हो गई तो आप क्या कर सकते हो, IRN को कैंसिल करवा सकते हो। So आप क्या कर सकते हो, IRN को कैंसिल करवा सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, IRP को कैंसिलेशन रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी और वो कैंसिल हो जाएगा। पर अगर मान लो आपको कुछ चेंज करना है, अगर मान लो आपने गलती से 1 0 ज्यादा लगा दिया अपनी सेल्स में, तो अगर आपको अमेंडमेंट करना है ई इनवॉइस का, तो फिर आप आईआरपी के थ्रू ये काम नहीं कर सकते। आपको ये क्या करना पड़ेगा, अपने जीएसटीआर 1 में ये जाकर करेक्शन करना पड़ेगा। दिस कैन नॉट बी डन थ्रू आईआरपी। या तो आप कैंसिल करो अपना आईआरएन पूरा ही ऑल टुगेदर, या फिर आपको अगर अमेंडमेंट करना है तो आप उसको जीएसटीआर 1 में जाके करना पड़ेगा। देन IRN cancellation is not allowed if e-way is active or verified during transit. और अगर मान लो आपने मूवमेंट करवा दिया गुड्स का, ई-वे बिल के थ्रू अब मूवमेंट भी हो चुका है, सो ई-वे बिल क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, या फिर ई-वे बिल का सपोज पीओ ने वेरिफिकेशन भी कर लिया है। सो इफ ई-वे बिल इज एक्टिव या वेरिफिकेशन भी हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि आपका गुड्स ऑलरेडी मूवमेंट में हो चुका है। सो अब आप अपना IRN कैंसिल नहीं करवा सकते हो। सो इस केस में आपको IRN कैंसिलेशन की परमिशन उन्होंने नहीं दी है। तो बेसिकली जब आप गुड्स को मूवमेंट करवाओ उससे पहले ही आप क्या कर पाओगे, IRN कैंसिल कर पाओगे। एक बार ई-वे बिल एक्टिव हो गया उसके बाद नहीं कर सकते हो। अब
और ई इनवॉइस स्कीमा होती है बेसिकली। हमने देखा फॉर्म जीएसटी INB 01 के थ्रू हमें रिपोर्टिंग करेंगे IRP पे। तो बेसिकली क्या होगा, ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप जो भी अकाउंटिंग या बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा विद दी IRP। सो आप क्या करोगे, उसमें जो आप जितने भी इनवॉइसेस की रिपोर्टिंग कर रहे हो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा वो आप IRP पे क्या कर सकते हो, रिपोर्टिंग कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। और आप बल्क में भी अपलोड कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको एक एक इनवॉइसेस की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सो बल्क अपलोडिंग इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन IRP. So it is a standardized format ensuring interoperability across different accounting billing software, allowing machine readability and eliminating manual data entry. It mandates specific fields in JSON format for reporting to IRP where invoices are uploaded. A valid GST e-invoice requires a unique IRN 64 character hash. तो टोटल 64 characters का होता है ये, different from internal invoice number. आपका खुद का जो business का invoice number चल रहा है that will be separate from the IRN which will be generated by the IRP portal. और अगर आप क्या हो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो और आपके बिहाफ पर जनरेटेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, आप सप्लायर्स के बिहाफ पर अगर जनरेट करते हो अगर आपको इनवॉइसेस जनरेट करने हैं ऑन दी बिहाफ ऑफ सप्लायर्स, तो उस केस में भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी और आपको उनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी IRP के लिए। बल्क अपलोडिंग अप्लाई मैंने बता दिया। CBSE clarified that there is no need to carry a physical text invoice when e-invoice has been generated, क्योंकि e-invoice में क्या है, आपको पोर्टल पे जा चुका है, उसकी पूरी रिपोर्टिंग हो चुकी है, उसका एक अलग से स्पेसिफिक कोड 64 कैरेक्टर का जनरेट हो चुका है, तो आपको फिजिकल इनवॉइस उस केस में कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या कर सकते हो, QR कोड दिखा दो, उसमें क्या होगा IRN एम्बेडेड रहता है उसमें, तो उसको आप अगर दिखा दोगे, अगर आप सपोज ट्रांसपोर्ट में लेके जा रहे हो, आपको पीओ ने पकड़ लिया कि इनवॉइस दिखाओ, आपके पास इनवॉइस नहीं है, फिजिकल कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको QR कोड दिखाओ, उसमें IRN होगा, वो उसको स्कैन करके इमीडिएटली पूरे आपकी इन्फॉर्मेशन पता लगा लेंगे कि आपके साथ कितना मूवमेंट हो रहा है गुड्स का। QR code generated upon successful verification of e-invoice contain essential details for quick verification and online access, especially for by टैक्स ऑफिसर्स रोड साइड इंक्लूडिंग। सो इसको जो QR कोड जनरेट हुआ है ना, उसको ऑनलाइन एक्सेस भी कर सकती है टैक्स ऑफिसर्स। तो इसमें कौन कौन सी मेन इन्फॉर्मेशन रहती है, तो सप्लायर और रेसिडेंट दोनों का GST नंबर रहता है, सप्लायर का खुद का इनवॉइस नंबर रहता है, कब इनवॉइस जनरेट हुआ, उसकी इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल प्लस ग्रॉस वैल्यू, नंबर ऑफ लाइन आइटम्स, कितने कितने कौन कौन से गुड्स जा रहे हैं, HSN कोड रहेगा, IRN कब जनरेट हुआ और IRN का पूरा वो 64 कैरेक्टर का कोड रहेगा। ई इनवॉइस अप्लाइज, अब हमने देखा, देखो यहाँ पे हमने देखा कि अगर आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, लोकल अथॉरिटी वगैरह, तो आपको क्या नहीं करना, कोई इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर मान लो मैं क्या हूँ, एक नोटिफाइड पर्सन हूँ, मैं बाकी क्राइटेरिया मेरा 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर जा रहा हूँ, मैं इनवॉइस करने के लिए, जनरेट करने के लिए रिक्वायरमेंट है मेरे ऊपर। अगर मैं कोई सेल करती हूँ इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह को, तो क्या उस केस में मुझे इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा? सो दे से यस, यू विल हैव टू जनरेट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर सेल करते हैं तो उनको इनवॉइस जनरेट नहीं करना, अगर ये परचेज कर रहे हैं तो जो इनको सेल कर रहा है उसको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। तो for supplies made by notified persons to government departments, PSUs, establishment registered solely for TDS reduction, उनके लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल रहने वाला है। अब नेक्स्ट चीज आता है डायनेमिक QR कोड का कॉन्सेप्ट। अगर आप क्या कर रहे हो, B2C सप्लाईज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, B2C सप्लाई करते हो, तो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने लगा दी है, दैट इज डायनेमिक QR कोड। इसका पर्पस क्या है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। सो अगर आप बहुत ही बड़े लोग हो, अभी तो हमने देखे थे बड़े लोग 5 करोड़ वाले, अब अगर आप बहुत बड़े लोग हो, आप 500 करोड़ का टर्नओवर रखते हो, और वही कब से लेकर 2017 ऑनवर्ड से लेकर अगर आपका किसी भी ईयर का टर्नओवर 500 करोड़ से एक्सीड हो चुका है, तो आपके ऊपर डायनेमिक QR कोड की रिक्वायरमेंट रहेगी। और ये रिक्वायरमेंट किसके लिए है, सिर्फ B2C इनवॉइसेस के लिए। किसके लिए, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर वाली इनवॉइसेस के लिए रिक्वायरमेंट है, B2B के लिए नहीं है। सो यहाँ पर किसके लिए थी, B2B के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए, पर यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पे B2C के लिए है, तो ध्यान में रखना। सो आपके इनवॉइस पे क्या होना चाहिए, डायनेमिक QR कोड होना चाहिए। इससे क्या होगा, डिजिटल पेमेंट होगा, जो कस्टमर है वो डायरेक्टली स्कैन करके आपको पे कर देगा। और इनफैक्ट जैसे हम जो नॉर्मली किसी शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर वो स्कैनर लगा के रखते हैं, तो वो तो क्या होता है कि स्टैटिक QR कोड होता है, वो तो क्या रहता है हर ट्रांजैक्शन के लिए सेम यूज होगा, और आप क्या करोगे, खुद उसमें पेमेंट एंटर करोगे कि कितना पेमेंट आपको उस पर्टिकुलर शॉपकीपर को करना है। पर डायनेमिक QR कोड क्या होता है, जस्ट यू हैव टू स्कैन, और उसमें जितना वो इनवॉइस की वैल्यू वो डायरेक्टली डिस्प्ले हो गया, वो डायरेक्टली कस्टमर क्या कर सकता है, आपको पेमेंट कर सकता है। सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक QR कोड, क्योंकि हर सेल के लिए ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। So it enables digital payments allowing buyers to scan and pay directly without entering amount. It applies to invoices issued to unregistered persons या फिर UIN holders. So अगर आप क्या हो, सामने वाला क्या है, unregistered person है या फिर UIN holder है, इनके केस में क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक QR कोड जनरेट करना पड़ेगा। But it does not apply to B2B supplies, B2B पे एप्लीकेबल नहीं है और एक्सपोर्ट्स पे भी एप्लीकेबल नहीं है, जबकि ऊपर क्या था, उल्टा था। It will be generated by seller either on POS machine या invoice itself. So ये seller जनरेट कर देता है, POS मशीन पे करे, शायद इनवॉइस पे खुद कर दे डायरेक्टली। इसमें क्या क्या होना जरूरी है, सप्लायर का GST नंबर होगा, सप्लायर की UPI ID होगी जिसके थ्रू पेमेंट होगा आइडियली, पेइंग का क्या होगा, बैंक अकाउंट नंबर प्लस
आईएफएससी कोड भी होगा, जो जिसके अकाउंट में पैसा जाएगा उसका अकाउंट नंबर होगा, आईएफएससी कोड होगा, इनवॉइस का नंबर होगा, डेट होगी इनवॉइस की, टोटल इनवॉइस की वैल्यू होगी, कितना जीएसटी का अमाउंट है और उसमें उसका ब्रेकअप भी कि सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, आईजीएसटी और सेस कितना है, तो उसका ब्रेकअप भी मेंशन रहेगा। पर डायनेमिक क्यूआर कोड की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ सप्लायर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। एक तो वही है इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी, एफआईएनबीएफसी, जीटी के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है, एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स, तो ये चार तो सेम ऊपर भी थे हमने देखे थे, और एक OIDAR सर्विस वाले के ऊपर भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ऊपर ऊपर हमने ISIG गैप पढ़ा था, यहाँ पर हम डिफरेंट देख रहे हैं। इसको आप याद रख सकते हो, OI गैप के थ्रू इसको आप याद रख सकते हो। OIDAR एडमिशन है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, GT और इंश्योरर है। अब डायनेमिक क्यूआर कोड का आप डिफरेंट सिनेरियोस में आप कैसे जनरेशन करोगे। जैसे मान लो क्या हुआ कि कस्टमर ने पेमेंट कर दिया विदाउट यूजिंग द डायनेमिक क्यूआर कोड। हमने तो डायनेमिक क्यूआर कोड रिफ्लेक्ट किया था, बट कस्टमर ने डायनेमिक क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट नहीं करके सपोज मुझे चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया, तो उस केस में क्या जो ये डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने फुलफिल कर दी, या अगर डायनेमिक क्यूआर कोड लगा है तो डायनेमिक क्यूआर कोड के थ्रू ही पेमेंट होना चाहिए। सो देयर वर सो मेनी एम्बिग्यूइटीज, तो उसके लिए क्लैरिफिकेशंस दे रखे गवर्नमेंट ने। सो जैसे कि आपने डायनेमिक क्यूआर कोड डिस्प्ले किया था, पर गवर्नमेंट ने विदाउट यूज, जो कस्टमर है उसने विदाउट यूजिंग डायनेमिक क्यूआर कोड अगर पेमेंट कर दिया, तो स्टिल यू आर कंप्लायंट विद द डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट। बस आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स क्या करनी पड़ेगी, अपनी ई इनवॉइस, अपने जो इनवॉइस है, जो आपका इनवॉइस है उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्रॉस रेफरेंस देना पड़ेगा कि उसने बेसिकली किस तरीके से पेमेंट किया है, कब पेमेंट किया, किस डेट को पेमेंट किया, किस मोड से पेमेंट किया, सब आपको बताना पड़ेगा। अब अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स प्रोवाइड करवा रहे हो, अगर सप्लायर ऑल्टरनेटिव पेमेंट मोड्स स्पेसिफाई करवाता है, प्रोवाइड करवाता है कस्टमर को अगर ऑल्टरनेटिव पेमेंट मोड्स, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉनिक वाले अगर आप प्रोवाइड करवाते हो, तो स्टिल यू आर कंप्लायंट विद द डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट। सो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप क्रॉस रेफरेंस दे देना, स्टिल यू विल बी कंसिडर्ड एज कंप्लायंट विद डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट। लेकिन ये सिर्फ तभी है जब प्री पेमेंट किया गया है। क्या किया गया है, प्री पेमेंट किया गया है। अगर पोस्ट पेमेंट इनवॉइस है, मतलब एट द टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट नहीं किया गया, बाद में क्रेडिट पीरियड दे दिया आपने कस्टमर को, बाद में जाके पेमेंट करेगा, तो उस केस में आपको डायनेमिक क्यूआर कोड देना ही देना पड़ेगा। अब अगर कोई प्रीपेड इनवॉइस है, क्या है प्रीपेड इनवॉइस, प्रीपेड इनवॉइस इस केस में काम चल जाएगा, बस आप क्रॉस रेफरेंस देना कि उसने पेमेंट किस मोड से किया है, इलेक्ट्रॉनिक, कैश या किस मोड से किया है। पर अगर पोस्ट पेमेंट वाले इनवॉइसेस तो डायनेमिक क्यूआर कोड रहना ही रहना पड़ेगा। ई कॉमर्स के इनवॉइसेस अगर है, सो ई कॉमर्स के इनवॉइसेस और ऑलरेडी पेमेंट कर दिया कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करते टाइम में, तो उस केस में अगेन क्रॉस रेफरेंसेस से काम चल जाएगा। पर अगर सपोज क्या है, कैश ऑन डिलीवरी है, या फिर वो बेसिकली बाद में पेमेंट होने वाला है, पोस्ट पेमेंट होने वाला है, ऑर्डर के टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ है, तो उस केस में डायनेमिक क्यूआर कोड इज मस्ट। नो डायनेमिक क्यूआर कोड नीडेड फॉर इनवॉइसेस टू फॉरेन रेसिडेंट्स पेइंग इन फॉरेन करेंसी और आरबीआई परमिटेड INR। सो अगर आप फॉरेन रेसिडेंट्स को क्या कर रहे हो, इनवॉइस इशू कर रहे हो, देखो अगर क्या होता है कि एक्सपोर्ट है तो उस केस में तो आपको करना ही नहीं है डायनेमिक क्यूआर कोड। बट मान लो कोई हमारा केस ऐसा बैठना है जो एक्सपोर्ट की जो कंडीशंस है वो तो फुलफिल नहीं कर रहा, एक्सपोर्ट की जो कंडीशंस है वो तो फुलफिल नहीं कर रहा, पर स्टिल जो इनवॉइस इशू हो रहा है वो किसको हो रहा है, फॉरेन रेसिडेंट को हो रहा है। जैसे कई बार क्या होता है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होता है, तब तो एक्सपोर्ट मान लेते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई वाले प्रोविजन अगर हम अप्लाई करते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया का निकल जाता है, तो उस केस में इनवॉइस तो किसको इशू होगा, जो बाहर बैठा है इंसान उसको। पर वो क्या कर रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में दिख रहा है तो एक्सपोर्ट तो है नहीं, तो हम ये जो एग्जाम्पशन बैठ रही थी यहाँ पे, उस एग्जाम्पशन में तो फॉलो नहीं कर रहे, तो हमें डायनेमिक क्यूआर कोड तो इशू करना पड़ेगा। सो इस केस में एम्बिग्यूइटी हो गई कि वो सामने वाला, देखो एक्सपोर्ट के केस में उन्होंने डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट हटाई, क्यों, इसलिए हटाई क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है वो वैसे भी डायनेमिक क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें पेमेंट नहीं कर सकता। सो उस केस में उन्होंने क्या कर दिया, रिक्वायरमेंट हटा दी एक्सपोर्ट के केस में स्पेसिफिकली। तो सिमिलरली अगर मान लो कोई एक्सपोर्ट के केस में फॉलो नहीं कर, जैसे मैंने बताया प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया हो गया, तो उस केस में एक्सपोर्ट नहीं है। सो उस केस में भी अगर सामने वाला क्या है, फॉरेन रेसिडेंट है, फॉरेन वाला बायर है, और वो हमें पेमेंट करने वाला है फॉरेन करेंसी में, या फिर अगर किसी केस में आरबीआई ने INR की परमिशन दे रखी है कि INR में पेमेंट हो सकता है, तो अगर फॉरेन रेसिडेंट हमें फॉरेक्स या आरबीआई परमिटेड INR में पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में भी आपको क्यूआर कोड, डायनेमिक क्यूआर कोड आपने स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सो इस केस में भी अलग से एग्जेम्पशन दे रखी है। ओवर द काउंटर OTC पेमेंट्स जो होते हैं, comply with the dynamic QR code requirements if a unique order ID linked to invoice is in QR code and cross reference, मतलब पेमेंट और
ऑर्डर आईडी। तो अगर आप ओटीसी जो हम काउंटर पे जाके चीजें खरीदते हैं उस केस में आप फॉल कर रहे हो, तो उस केस में भी आप क्या कर लोगे, डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर जाओगे। अगर आपने क्या किया है, यूनिक ऑर्डर आईडी लिंक टू इनवॉइस क्या कर रखी है, आपने क्यूआर कोड में मेंशन कर रखी है और उसका क्रॉस रेफरेंसिंग दे रखी है। फॉर पार्ट पेमेंट्स, अगर मान लो पार्ट पेमेंट हुआ है कि 1 लाख का सेल था, उसमें से 50,000 उसने दे दिया, 50,000 बाद में देगा। सो इस केस में हम क्या करें, डायनेमिक क्यूआर कोड कैसे रिफ्लेक्ट करें, 1 लाख का करें, 50,000 का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका करें। सो दे हैव क्लैरिफाइड कि डायनेमिक क्यूआर कोड आप जनरेट करोगे रिमेनिंग पेबल अमाउंट का, और साथ में इसमें क्या कर दोगे, वो क्रॉस रेफरेंसिंग कर दोगे कि विद इनवॉइस शोइंग पार्ट पेमेंट डिटेल्स एंड टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू भी आपको रिफ्लेक्ट करनी थी, 1 लाख की थी, और उसमें से पार्ट पेमेंट जितना हो गया वो आप स्पेसिफाई करोगे, डायनेमिक क्यूआर कोड से 50,000 का जनरेट करोगे जो रिमेनिंग अमाउंट है। अब आता है रिवाइज टेक्स्ट इनवॉइस का कॉन्सेप्ट। सो रिवाइज टेक्स्ट इनवॉइस देखो बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप जब रजिस्ट्रेशन लेते हो, हमने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ा, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप विदिन 30 डेज अप्लाई कर देते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस केस में आपको क्या हो जाता है, आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है दैट बिकम्स वैलिड फ्रॉम द डेट यू बिकम लायबल। सो इसका एग्जांपल से अगर हम समझे कि सपोज मैं 1 मार्च को क्या हो गई, रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई, और मैंने सपोज 15 मार्च को अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। मैंने क्या कर दिया, 15 मार्च को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया, ये हमें अप्लाई करा, ये में लाइबिलिटी आ गई, और मेरे को सपोज 20 मार्च को क्या हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, COR मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल भी गया। सो क्योंकि मैंने 30 डेज के विद इन अप्लाई कर दिया था, तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, वो इफेक्टिव होगा फ्रॉम दिस डेट। सो मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 मार्च। तो जिस दिन मेरे पास वैलिडिटी आई थी, वहां से मेरा क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। अब मेरे को एक्चुअली सर्टिफिकेट मिला कब है, 20 मार्च को। तो 1 मार्च से 20 मार्च के बीच में आप मुझे बताओ, कोई बिजनेसमैन अपना जो धंधा है वो बंद कर देगा क्या? चला रहा है वो तो चलाएगा ही ना। सो इस बीच में भी मैंने क्या किया होंगे, कुछ सेल करी होगी, मैंने इस बीच में कुछ सेल करी होगी, पर इस बीच में क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट तो कब आया है, 20 मार्च को, तो इस बीच में मैंने GST तो चार्ज दिया नहीं होगा, बट मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो 1 मार्च से ही हो गया। तो गवर्नमेंट सेज क्योंकि आप इस बीच के पीरियड का GST चार्ज नहीं कर पाए, जबकि आप लायबल थे GST चार्ज करने के लिए, सो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सो इसलिए कॉन्सेप्ट आता है रिवाइज टैक्स इनवॉइस का। सो इट सेज it has to be issued within 1 month of receiving certificate of registration. So अब मेरे को कब तक इशू करना पड़ेगा, मेरे पास 20 मार्च को आया, मेरे को इसके 1 महीने के अंदर, मतलब मेरे को बेसिकली 20 अप्रैल तक क्या करना पड़ेगा, ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने के फॉर दिस इंटरवीनिंग पीरियड जहां मैं GST चार्ज नहीं कर पाई, ऑल्दो आई वाज लायबल। For supplies made from the effective date of registration to the date of certificate issuance. तो effective date of registration to the date of certificate issuance. Enabling recipients to claim ITC. This gap arises when a person applies for registration within 30 days of becoming liable to register, as in such case COR is issued from date of becoming liable to register. So इस केस में क्या होता है, पहले से लाइबल हो जाते हैं, इसलिए ये दिक्कत आती है। और जब आप ये इशू करोगे तो आपको स्पेसिफिकली उस पर लिखना पड़ेगा कि दैट इट इज अ रिवाइज्ड इनवॉइस, क्योंकि इस पीरियड के बीच में आप GST चार्ज नहीं कर पाए, अब आप GST चार्ज करोगे, और इस रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेसिस पर जो आपके रेसिपेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ITC भी क्लेम कर पाएंगे। हाँ देखो कैसे कैसे इशू कर सकते हो, क्या मैं हर जो मैंने 1 मार्च से 20 मार्च तक जो सप्लाई करी उन हर सप्लाई के लिए मैं एक इनवॉइस इशू करूं अलग अलग, या मैं उनको कंसोलिडेटेड बेसिस पे इशू कर सकती हूँ। सो देखो गवर्नमेंट ने कैसी रिक्वायरमेंट दी है, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, इंट्रा स्टेट B2C सप्लाई कर रहे हो, क्या विद इन दी स्टेट आप अनरजिस्टर्ड लोगों को सप्लाई कर रहे हो। अनरजिस्टर्ड लोगों को जब आप सप्लाई कर रहे हो तो मुझे बताओ सामने वाला ITC क्लेम करने वाला है क्या? तो क्यों इतनी माथापच्ची करनी है, आप क्या करो, हर रेसिडेंट के लिए एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर दो, बहुत रहेगा। सो आप क्या कर दो, कितना भी अमाउंट का इनवॉइस हो फर्क नहीं पड़ता, 10 लाख का हो 20 लाख का हो, डजंट मैटर, सामने वाला क्या है, अनरजिस्टर्ड है, ही इज नॉट गोइंग टू क्लेम ITC। सो आप क्या करो, हर एक रेसिडेंट के लिए रेसिडेंट वाइज क्या कर दो, कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस इशू कर दो। तो सपोज मैंने A को टोटल 10 लाख की सेल करी, इस पूरे पीरियड में B को सेल करी 20 लाख रुपए की, सो आई विल इशू जस्ट अ टोटल इनवॉइस ऑफ 10 लाख रुपीज। भले ही इस 10 लाख का फर्दर बाइफिकेशन ऐसा था कि मैंने पहले 1 लाख की सेल करी, फिर 50,000 की करी, फिर 20,000 की करी, तो आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू इशू फॉर ईच ट्रांजैक्शन अ सेपरेट इनवॉइस, आई विल इशू अ consolidated invoice of 10 lakh rupees. So this is the confusion. So अगर आप इंट्रा स्टेट क्या विद इन दी स्टेट अगर आप सप्लाई करते हो, B2C सप्लाई है, तो आप कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हो रेसिडेंट वाइज। पर अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हो, सामने वाला तो अनरजिस्टर्ड ही है, पर आप आउटसाइड की स्टेट कर रहे हो, तो थोड़ी आपके ऊपर उन्होंने लगा दी रेस्ट्रिक्शन। सो देख से कि अगर इस केस में भी छोटे मोटे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 2.5 लाख तक के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 2.5 लाख तक के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सपोज जैसे A है, जिसको मैंने सेल करी सपोज टोटल 1 लाख रुपए की, इसमें से
60,000 तो मैंने किसको सेल करी है, इसकी राजस्थान वाली यूनिट को, और 40,000 की सेल मैंने करी सपोज इसकी एक महाराष्ट्र में यूनिट है उसको। तो इस केस में दे से क्योंकि जैसे स्टेट बदलेगा आपका सी एस या आईजीएसटी लगना है वो बदल जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप टोटलिटी में 1 लाख का इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आपको राजस्थान के लिए एक सेपरेट कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करना पड़ेगा और महाराष्ट्र के लिए एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस सेपरेटली इशू करना पड़ेगा। सो दे आर सीइंग कि आपको हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग से इनवॉइस इशू करना है, पर क्योंकि आउटसाइड द स्टेट इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो जो डिफरेंट स्टेट्स है वहां उसका इंप्लीकेशन चेंज होगा। सो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों स्टेट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेटली इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो स्टेट वाइज में कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकती हूँ, पर अगर मान लो ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज्यादा की है, अगर 2.5 लाख से ज्यादा की आप इंटर स्टेट B2C सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको रेसिपिएंट वाइज ही रिवाइज इनवॉइस इशू करने पड़ेगी। तो आप कोई कंसोलिडेशन यहाँ पे नहीं कर सकते हो, आपको सेपरेटली इनवॉइसेस हर ट्रांजैक्शन के लिए इशू करने पड़ेंगे। सो आपको रेसिपिएंट वाइज रिवाइज इनवॉइसेस इशू करने पड़ेंगे। और अगर आप B2B सप्लाई करते हो, चाहे इंटर हो चाहे इंट्रा, आपको रेसिपिएंट वाइज रिवाइज इनवॉइसेस इशू करने, देयर इज नो थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब, आपको करने पड़ेंगे। अब आपको रिवाइज इनवॉइस टेक्स्ट इनवॉइस में क्या क्या पर्टिकुलर्स लिखने हैं, तो सप्लाई का नेम एड्रेस GSTN आएगा, यूनिक सीरियल नंबर आएगा, डेट ऑफ इशू आएगा, रेसिपिएंट का वही नेम एड्रेस GSTN आएगा, रजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड है तो नेम एड्रेस डिलीवरी एड्रेस स्टेट नेम कोड आ जाएगा, सीरियल नंबर आएगा, डेट ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई भी मेंशन आपको करना पड़ेगा कि ओरिजिनल आपने जो बिल ऑफ सप्लाई इशू किया होगा, बिल इशू किया होगा, उसका क्या आपका बेसिकली नंबर था, सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर वगैरह भी आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप सेक्शन 74, 129, 130 में अगर क्या करते हो, इनवॉइस या डेबिट नोट इशू करते हो, आप क्या करते हो इन सेक्शंस में अगर इनवॉइस या डेबिट नोट आपको इशू करना पड़ता है तो उस केस में आपको स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट एडमिसिबल। व्हाट? इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट एडमिसिबल। सो ये बेसिकली फ्रॉड वाले सेक्शंस होते हैं, कॉन्फिस्केशन वाले सेक्शंस होते हैं। तो उस केस में क्योंकि आपने ऑलरेडी दिक्कतें करी है तो गवर्नमेंट क्या कहती है, इस केसेस में सामने वाले को ITC तो नहीं मिलेगा, और आपको जो आप खुद इनवॉइस इशू करते हो इस टैक्स की पेमेंट के लिए आपको वहां पे स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट एडमिसिबल फॉर दिस इनवॉइस इशूड। अगर मान लो आप छोटे मोटे ट्रांजैक्शन मतलब 200 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए भी क्या मेरे को हर एक ट्रांजैक्शन के लिए टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, या हर एक बिल ऑफ सप्लाई के लिए एक बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। तो जैसे अगर ट्रांजैक्शन 200 रुपए से कम का है, क्या ट्रांजैक्शन 200 रुपए से कम का है और रेसिपिएंट क्या है, अनरजिस्टर्ड है, और रेसिपिएंट इनवॉइस मांग भी नहीं रहा, अगर सामने वाला मेरे से इनवॉइस मांगेगा तो मेरे को इशू करना ही पड़ेगा, बट सामने वाला मेरे से इनवॉइस भी नहीं रजिस्टर्ड भी और ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है 200 रुपए से कम की है। सो जैसे आप क्या करना, डे एंड पर आप जितने भी ये 200 रुपए से कम वाले ट्रांजैक्शन किए उन सबको कंसोलिडेट करना और एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर देना एंड ऑफ डे पर इन सभी ट्रांजैक्शन के लिए। तो सपोज मैंने 100 रुपए का एक ट्रांजैक्शन किया, एक 50 रुपए का किया, एक 25 रुपए का किया, फिर एक और 25 रुपए का किया। सो आप क्या करो, इनका टोटल लगा लो, एक पूरे दिन के जितने भी ये सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इनका टोटल लगा लो। सपोज टोटल लगाने के बाद 1000 रुपए बने तो मैं 1000 रुपए का कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगी। मेरे को हर ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट। पर अगर कस्टमर ने सामने से इनवॉइस मांगा है तो मेरे को उसके लिए स्पेसिफिकली इशू करना ही करना पड़ेगा, आई कांट डिनाई दैट। इसका एक्सेप्शन क्या है, सिनेमा के केस में इन्होंने एक्सेप्शन दे रखा है क्योंकि वहां पे टिकट्स की वैल्यू 200 रुपए से कम भी हो सकती है, लेकिन स्टिल सिनेमा के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेटली ही टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब देखो बिल ऑफ सप्लाई में बहुत देर से बोल रही है, बिल ऑफ सप्लाई होता क्या है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, या क्या हो आप एक कंपोजिशन टैक्स पेयर हो, तो उस केस में आप टैक्स तो चार्ज करोगे नहीं, पर आप कोई तो डॉक्यूमेंट इशू करोगे ना सामने वाले को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ सप्लाई। जनरल भाषा में हम इसको बिल भी बोल देते हैं। सो इट इज अ बिल ऑफ सप्लाई, इट इज इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, या तो आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप क्या कर रहे हो, एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, या आप क्या हो कंपोजिशन लेवल में रजिस्टर्ड, तो उस केस में आप क्या करोगे, बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। सो कंपोजिशन टैक्स पेयर मस्ट मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज ऑन बिल ऑफ सप्लाई। और अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हो तो याद करो, कंपोजिशन वाले चैप्टर में मैंने बताया भी था कि आपको स्पेसिफिक अपने बिल पर मेंशन करना पड़ता है कि आप क्या हो, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो और आप कस्टमर से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। इसका मेन पर्पस क्या है कि कहीं ये लोग फ्रॉड करके कस्टमर से टैक्स कलेक्ट ना कर ले। सो इनको गवर्नमेंट ने छूट दी है, पर जो इनको टैक्स अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा। नो टैक्स डिटेल रेट अमाउंट इज मेंशन, क्योंकि आप चार्ज ही नहीं कर सकते तो आप मेंशन क्यों ही करोगे भला। अब क्या क्या पर्टिकुलर्स आएंगे, सप्लायर का नेम एड्रेस GSTN आएगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो, या फिर आप कंपोजिशन हो तो आपके GST नंबर तो हो गई, तो ये सब मेंशन करोगे। यूनिक सीरियल नंबर आ जाएगा, कब आपने इशू किया, रेसिडेंट का नाम एड्रेस GSTN, UIN इफ रजिस्टर्ड, HSN कोड आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू आ जाएगी आफ्टर डिस्काउंट अबेटमेंट एक्सेट्रा, और सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा। तो ध्यान करो यहाँ पे भी HSN कोड बोला है। सो हमने जो ये ऊपर HSN की रिक्वायरमेंट्स देखी थी, ये सेम HSN की रिक्वायरमेंट बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, कि इनवॉइस भी है और बिल ऑफ सप्लाई भी। तो इनवॉइस हम कब इशू करते हैं, जब हमें टैक्सेबल सप्लाई करनी होती है, और बिल ऑफ सप्लाई कब हम इशू करते हैं, जब हमें एग्जेम्प्ट सप्लाई करनी है। सो अगर मान लो मैं एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर पर्सन को जो सेल कर रही हूँ उसमें
क्या है, टैक्सेबल सप्लाई भी है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी है। तो गवर्नमेंट से हमने आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया है, विच इज इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। सो दिस सिंगल डॉक्यूमेंट कैन बी इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई करे टैक्सेबल एग्जेम्प्ट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो उस केस में आप ये इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। आपको सेपरेटली दो डॉक्यूमेंट्स इशू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि टैक्सेबल के लिए तो आप इनवॉइस इशू करो, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई इशू करो। आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो। A invoice or document issued under other laws for non-taxable supply is considered a bill of supply under GST। साथ ही साथ इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी कि अगर कोई नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो जीएसटी में कवर नहीं होती, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, और उसके लिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी बिल किसी और लॉ में कोई इशू किया जा रहा है किसी सप्लायर के थ्रू, तो उसको भी हम जीएसटी में बिल ऑफ सप्लाई ही मानेंगे। अभी कॉन्सेप्ट आता है रिसीट वाउचर का। क्या आता है रिसीट वाउचर का? रिसीट वाउचर का मतलब क्या है, जब आप पेमेंट लेते हो आप एक वाउचर इशू कर रहे हो। सो अगर एडवांस पेमेंट लेते हो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन यू हैव टू इशू अ डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस व्हिच इज नोन एज रिसीट वाउचर। तो एडवांस पेमेंट्स के लिए आप क्या इशू करते हो, रिसीट वाउचर इशू करते हो। इसके पर्टिकुलर्स क्या क्या होते हैं, सप्लाई का नेम, एड्रेस, जीएसटीआईएन, सीरियल नंबर वगैरह आ जाएगा, डेट ऑफ इशू आ जाएगा। ये भी बताओगे क्या आरसीएम में टैक्स पेबल है, डिस्क्रिप्शन दे दोगे गुड्स एंड सर्विसेज का, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है एडवांस का, कितना टैक्स रेट एप्लीकेबल है, कितना टैक्स चार्ज किया, प्लेस ऑफ सप्लाई विद स्टेट नेम कोड फॉर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस, रेसिडेंट का नाम, एड्रेस, जीएसटीआईएन, यूएन, और सप्लायर या फिर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर भी आ जाएगा। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगेन आई एम सेइंग कि जितनी भी सबके पर्टिकुलर्स हैं ये आपको सिर्फ एक बार देख लेना है, सो दैट आपको पता रहे कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, बट अदरवाइज एग्जाम पर्पस से ये रेलेवेंट नहीं है। सो अगर आप रिसीट वाउचर इशू करते हो तो आपको ये पर्टिकुलर्स मेंशन करने रहते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये एडवांस पे है, पर कभी कभी जब हम एडवांस पेमेंट देते हैं ना किसी को, तो कभी कभी एग्जैक्टली क्या सप्लाई होने वाली है कभी कभी डिटर्मिनेबल नहीं होती है। अगर मान लो मैं किसी पर्सन से गुड्स भी खरीदती हूँ, सर्विसेज भी खरीदती हूँ, और मैंने एक बार उनको कह दिया कि मैं आपको 5 लाख का एडवांस दे रही हूँ, आप क्या करना, उसको जैसे जैसे मैं आपसे खरीदती जाऊँ उसके अगेंस्ट एडजस्ट करते जाना। तो अभी क्या है, रेट ऑफ टैक्स डिटर्मिनेबल नहीं कि मेरे को सप्लाई ऑफ गुड्स करेंगे उसके अगेंस्ट सप्लाई ऑफ सर्विस करेंगे, जैसे जैसे भी ट्रांजेक्शन होगा वो मेरे को उसके अगेंस्ट एडजस्ट करते जाएंगे मेरे एडवांस को। सो अगर किसी केस में क्या होता है, आप रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस, तो उस केस में आपको कितना रेट से जीएसटी लगाना होता है, 18% की रेट से आपको जीएसटी लगाना होता है। और फिर बाद में अगर कुछ भी डिफरेंशियल बनता है तो आप क्या कर देते हो, सब्सिक्वेंट जो फाइनली सेल हो जाएगी उसके अगेंस्ट आप कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। और वैसे भी एडवांस के केस में हम सर्विसेज के केस में देखते हैं कि क्या लगता है, जीएसटी लगता है, गुड्स के केस में तो वैसे भी जीएसटी नहीं लगता। तो अगर रेट ऑफ टैक्स डिटर्मिनेबल नहीं हो कहीं भी तो आप क्या यूज करोगे, 18% की रेट। और अगर नेचर ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेबल नहीं हो, कि जैसे सपोज मेरी बहुत सारी यूनिट्स हैं, सो हो सकता है मेरी राजस्थान में भी यूनिट हो और सामने वाला भी राजस्थान का है, तो मैं हो सकता है कुछ गुड्स तो अपने राजस्थान वाली यूनिट में मंगवाऊं। सपोज मेरी एक यूनिट कहाँ है, एमपी में लोकेटेड है, हो सकता है कुछ गुड्स मैं वहां पे मंगवाऊं। तो इस केस में अगर सप्लाई का नेचर भी डिटर्मिनेबल नहीं है तो उस केस में आप एक बार उसको इंटरस्टेट सप्लाई मान के क्या कर सकते हो, उसके ऊपर जीएसटी लगा सकते हो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिफंड वाउचर का। क्या, रिफंड वाउचर का। सो अभी तो हमने देखा कि अगर आप क्या करते हो, रेसिडेंट क्या कर रहा है, एडवांस पेमेंट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप रिसीट वाउचर इशू कर दोगे। पर तो इस पेमेंट के अगेंस्ट मैं सप्लाई कर देती तो मैं क्या करती, इनवॉइस इशू करती। पर मान लो सप्लाई हुई नहीं, सप्लाई मैंने करी ही नहीं, सप्लाई हुई नहीं, तो मैं टैक्स इनवॉइस भी नहीं इशू करूंगी। तो इस केस में क्या किया जाए, सो गवर्नमेंट सेज क्योंकि इस केस में सप्लाई नहीं हुई, टैक्स इनवॉइस तो इशू हो नहीं सकता, सो आपको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा रिफंड वाउचर। सो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। तो पहले जब आपने एडवांस पेमेंट किया था आप रिसीट वाउचर इशू कर रहे थे, अब जब उस एडवांस पेमेंट का आप रिफंड करोगे क्योंकि आपकी सप्लाई नहीं गई, तो उसको हम क्या नाम देंगे, रिफंड वाउचर। So it is issued to the person who made advance payment when a registered person receives an advance payment for goods and services, but no supply is made and no tax invoice is issued. Particulars क्या क्या है इसके, सप्लाई का नेम, एड्रेस, जीएसटीआईएन, यूनिक सीरियल नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ इशू आ जाएगा, रेसिडेंट का नेम, एड्रेस आ जाएगा, रिसीट वाउचर नंबर, डेट आ जाएगा। रेफरेंसिंग के लिए जरूरी है कि किस बेसिकली एडवांस पेमेंट हमने रिफंड किया है उसका, इसलिए डिस्क्रिप्शन देंगे हम, कितना अमाउंट रिफंड कर रहे हो, टैक्स रेट, टैक्स पेड, आरसीएम की इन्फॉर्मेशन और सिग्नेचर वगैरह आ जाएगा। अब आरसीएम के केस में इन्होंने एक स्पेसिफिक चीज बताई कि आरसीएम के केस में देखो जनरली तो क्या होता है, सप्लायर क्या करता है, इनवॉइस इशू करता है, पर मान लो सामने वाला क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है और आरसीएम की सप्लाई हो रही है। सो इन जनरल अगर आरसीएम की सप्लाई हो रही है और सामने वाला क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, सामने वाला क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन होने के नाते उसे खुद को ही क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, भले ही आरसीएम की सप्लाई में टैक्स कौन पे करेगा, रेसिडेंट। पर अगर मान लो सामने वाला क्या है, जो सप्लायर जो है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो तो इनवॉइस इशू करेगा नहीं। तो इस केस में गवर्नमेंट ने रेसिडेंट के ऊपर रिक्वायरमेंट दे दी कि आप क्या करोगे, आप खुद जीएसटी भी पे करोगे और आप इसका इनवॉइस भी इशू करोगे। सो अगर आप रिवर्स चार्ज में क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे, रिवर्स चार्ज में सप्लाई आपको रिसीव हो रही है, किससे रिसीव हो रही है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में, तो आप खुद ही क्या करोगे, इनवॉइस इशू करोगे। आप क्या करोगे, इनवॉइस इशू करोगे। और भले ही सामने वाला रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, आरसीएम की सप्लाई के केस में आपको पेमेंट वाउचर तो इशू करना ही करना पड़ेगा जब भी आप पेमेंट करोगे। सो
अब पेमेंट वाउचर मस्ट बी इशूड ऑन मेकिंग पेमेंट, रेसिडेंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। तो आरसीएम में चाहे रजिस्टर्ड सामने वाला सप्लायर चाहे अनरजिस्टर्ड फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट वाउचर तो इशू होगा ही होगा, पर इनवॉइस किस केस में इशू होगा जब सामने वाला सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा। पेमेंट वाउचर में देखो क्या क्या आएगा, इनवॉइस की डिटेल्स हम पढ़ चुके जैसे होती है, सेम आरसीएम के केस में भी सेम डिटेल्स रहेगी। पेमेंट वाउचर की स्पेसिफिक डिटेल्स क्या रहेगी, सप्लायर का नेम एड्रेस जीएसटीआईएन, सीरियल नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ इशू आ जाएगा, नेम एड्रेस जीएसटीआईएन ऑफ रेसिपिएंट आ जाएगा, गुड्स का डिस्क्रिप्शन, अमाउंट पे, टैक्स रेट, अमाउंट पेबल ऑफ टैक्स पेबल, पीओएस आ जाएगा, इंटरेस्ट सप्लाई है तो, और सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है डिलीवरी चालान का। ये आपका हमने सबसे पहले सुना था इस वर्ड को जॉब वर्क के केस में। तो डिलीवरी चालान क्या होता है, जब आपको एक्चुअली भी सप्लाई नहीं कर रहे होते हो आप, तो उस केस में आप इनवॉइस तो इशू कर नहीं सकते, तो उस केस में गवर्नमेंट से कि आप क्या करो, एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट इशू करो, उसका नाम हम देंगे डिलीवरी चालान। तो ये क्या है, डिलीवरी के लिए क्या है चालान है, ये मूवमेंट करवा रहे हो आप गुड्स का, उसके लिए चालान है जब क्या नहीं कर रहे हो आप, एक्चुअली में सप्लाई नहीं कर रहे हो। So it is used for the purpose of transportation of goods without the issue of invoice। जैसे अगर आप मान लो लिक्विड गैस आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो लिक्विड गैस का, जहां पे आपको एट द टाइम ऑफ रिमूवल क्वांटिटी नोन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू होगा, जब फाइनली जाके आपको पता चलेगा मंथ एंड पे जाके कि एक्चुअली में आपने टोटल गैस की कितनी सप्लाई करी है, एलपीजी कितनी सप्लाई करी है। सो इस केस में स्टार्टिंग में क्या इशू होगा, डिलीवरी चालान इशू होगा। अगर आप जॉब वर्क का काम कर रहे हो तो उस केस में हमने देखा था डिलीवरी चालान के थ्रू मूवमेंट किया जाता है। और अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो, गुड्स का मूवमेंट करवा रहे हो, पर एक्चुअल सेल नहीं है, तो उस केस में हम डिलीवरी चालान इशू करेंगे। और भी कोई सप्लाई हो सकती है जिसके लिए गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकते हैं डिलीवरी चालान का इशुएंस। इसमें के पर्टिकुलर्स क्या होंगे, सीरियल नंबर, नेम एड्रेस जीएसटीआईएन ऑफ कंसाइनर, डेट एंड नंबर ऑफ डिलीवरी चालान, कंसाइनी का नेम एड्रेस जीएसटीआईएन यूआईएन, एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, प्रोविजनल क्वांटिटी, अननोन, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर सप्लाई टू कंसाइनी, और पीओएस वगैरह सिग्नेचर वगैरह आप इसमें स्पेसिफाई कर देते हो। अगर आप गुड्स ऑन डिलीवरी चालान इंस्टेड ऑफ इनवॉइस, तो आपको ई-वे बिल में साफ साफ ये बताना पड़ेगा, दिस मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन ई-वे बिल। If goods are transported for supply but invoice couldn't be issued at removal, supplier must issue tax invoice after delivery। और तो आप सप्लाई ही करना चाह रहे थे, बट जब आपने इसका गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाया तब आपको एक्चुअल क्या नहीं पता था कितना क्वांटिटी आप एक्चुअली में सप्लाई करने वाले हो। जैसे ये लिक्विड गैस के ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे आपको रिमूवल के टाइम पे आपको क्वांटिटी आइडेंटिफाइड नहीं थी, तो दे आर सेइंग कि जब आप एक्चुअली में डिलीवरी कर दोगे, पूरी डिलीवरी होने के बाद आपको पता चल रहा है कितनी क्वांटिटी हुई है, तो उस टाइम पे फिर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर गुड्स किसमें जाते हैं, सीकेडी, एसकेडी या बैचेस लॉट्स में, मतलब बेसिकली सेमी नॉकडाउन, कंप्लीटली नॉकडाउन, कुछ पार्ट्स में गुड्स का हम डिलीवरी करवाते हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, मशीनरीज होती है, तो उनका एक साथ सप्लाई नहीं हो रहा, उनका क्या हो रहा है, उनको नॉकडाउन करके क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, और फिर उनको बाद में असेंबल कर दिया जाता है। या फिर कुछ बैचेस लॉट्स में आपकी सप्लाई की जा रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जब आप अपना फर्स्ट कंसाइनमेंट डिस्पैच करोगे उसी टाइम इनवॉइस तो पूरा इशू कर दोगे पूरे क्वांटिटी के लिए। सपोज 10 लाख का बनता है, पूरा 10 लाख का इनवॉइस इशू कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, क्योंकि लॉट्स में जा रहा है, बैचेस में जा रही है, डिलीवरी हो रही है, तो इस केस में आप क्या करोगे, हर डिलीवरी के लिए क्या करोगे, डिलीवरी चालान इशू करोगे। तो इनवॉइस तो एक इशू होगा, डिलीवरी चालान हर पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए इशू करना पड़ेगा। अब हर कंसाइनमेंट कर लो, उसके साथ आपको डिलीवरी चालान साथ में भेजना पड़ेगा विद सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, और जो ओरिजिनल कॉपी होगी इनवॉइस की वो आप लास्ट कंसाइनमेंट के साथ भेजोगे। तो आप इनिशियल जो कंसाइनमेंट्स रहेंगे उसके साथ डिलीवरी चालान और एक कॉपी भेज दोगे इनवॉइस की, जिसको सर्टिफाई करके भेजोगे, और जो ओरिजिनल कॉपी वो लास्ट कंसाइनमेंट के साथ आपको भेजनी रहेगी। तो इशुएंस तो फर्स्ट कंसाइनमेंट पे हो जाएगा, बट ओरिजिनल कॉपी को आप लास्ट कंसाइनमेंट पे भेजोगे। गुड्स मूव फॉर अप्रूवल और आर्टवर्क सेंड फॉर एग्जीबिशन। हाँ, आर्टवर्क्स अगर मैं सपोज दिल्ली में एग्जीबिशन में अपना आर्टवर्क डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो जब मैं राजस्थान से दिल्ली में गुड्स लेके जाऊंगी तब तो मैंने सेल करी नहीं है, मेरी सेल कब होगी, जब एग्जीबिशन से गुड्स सेल हो जाएंगी। सो अभी क्योंकि मैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट करवा रही हूँ अपने आर्टवर्क का डिस्प्ले के लिए, सो अभी सेल नहीं है, तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगी, डिलीवरी चालान ही यूज करूंगी। या अगर मैंने गुड्स अप्रूवल के लिए भेजे है तो उस केस में भी सप्लाई नहीं हो रहा, एक्चुअली में बाद में सप्लाई होगा जब अप्रूवल मिल जाएगा, तो उस केस में भी डिलीवरी चालान के थ्रू मूवमेंट किया जाएगा। ई-वे बिल साथ में रखना पड़ेगा। इनवॉइस कब इशू कर दूंगी, जब फाइनली सप्लाई हो जाएगी, तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई मैं क्या करूंगी, इनवॉइस इशू करूंगी। डिलीवरी चालान भी 3 कॉपी में इशू किया जाता है। ओरिजिनल किसके पास जाता है, कंसाइनी के पास, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के पास और ट्रिप्लीकेट कंसाइनर के पास रहता है। सो सेम एज इनवॉइस। सप्लायर परमिटेड टू इशू एनी डॉक्यूमेंट अदर देन टेक्स्ट। तो देखो सबसे पहले क्या देखा, अगर आप इंश्योरर हो, बैंकिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर एनबीएफसी हो, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि इनके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, तो उन्होंने कह दिया कि हर के लिए आपको टैक्स इनवॉइस करने की कोई इशू नहीं है। आप क्या कर दो, एंड ऑफ मंथ में आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर दोगे या बैंक एडवाइस स्टेटमेंट जो भी इशू करोगे, दैट विल बी डीम्ड एज गुड एज अ टैक्स इनवॉइस। कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए एक एक इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सिग्नेचर अगर आप ये डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हो तो सिग्नेचर की आपके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो सारे मैंडेटरी पर्टिकुलर्स रूल 46 में देखिए वो के वो है, पर कुछ ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है, आप सीरियल नंबर मेंशन करो ये जरूरी नहीं है, और आप रेसिपिएंट का एड्रेस भी मेंशन करो ये भी जरूरी नहीं है। सीरियल नंबर वाली जो ये रिक्वायरमेंट है ऑप्शन सिर्फ बैंक्स और इंश्योरेंस के लिए ही है।
जीटीए सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरियज। अगर आप जीटीए हो तो उस केस में कोई भी डॉक्यूमेंट जो बस आपके गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की, जितने गुड्स की आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो उसकी डिटेल दे दोगे, हम उसी डॉक्यूमेंट को क्या मान लेंगे, आपका वैलिड डॉक्यूमेंट मान लेंगे टैक्स इनवॉइस का। बस उसमें क्या क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी उन्होंने कर दी कि एक तो आपके कंसाइनमेंट का ग्रॉस वेट हमें बता दो, कितना आपके कंसाइनमेंट का वेट है, कंसाइनर कंसाइनी कौन है वो आपको बताना पड़ेगा, गुड्स का जो कैरियज नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको बताना पड़ेगा, साथ ही जो आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी, कहां से लेकर कहां तक वो गुड्स जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आनी पड़ेगी, जीएसटीएन ऑफ पर्सन लायबल फॉर पेइंग टैक्स, कौन सा पर्सन इसके ऊपर टैक्स पे करने के लिए लायबल है उसका जीएसटीएन मेंशन करना पड़ेगा, और बाकी जैसे रूल 46 में इन्फॉर्मेशन है वो तो देनी ही पड़ेगी। सो जीटी के केस में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रखी तो क्योंकि कंसाइनमेंट को ट्रैक करना है, हमें मूवमेंट हो रहा है गुड्स का तो उसको प्रॉपर ट्रैकिंग होगा, इसलिए उनके डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें होना जरूरी है। फिर अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सप्लायर हो, अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सप्लायर हो, सपोज आप बस चला रहे हो तो उस केस में आप क्या इशू कर सकते हो, टिकट इशू कर सकते हो। और इनफैक्ट यहाँ पे तो अगर आप ई डॉक्यूमेंट है तो आपको सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, सारे पर्टिकुलर्स हमें रूल 46 में देखे सेम के सेम रहेंगे, बस जो आपका जो टैक्स इनवॉइस है वो आप टिकट के फॉर्म में इशू कर सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शनल क्या है, सीरियल नंबर लिखना ऑप्शनल है और रेसिडेंट का एड्रेस आना भी ऑप्शनल है, क्योंकि हर टिकट इश्योरेंस के टाइम पे आप बैठे बैठे सब जो आपके ट्रैवलर्स उनसे आप पूछने तो वाले नहीं हो भैया आप तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। सो इसके केस में उन्होंने क्या दे रखी है, रिलैक्सेशन। फिर अगर आप सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स का काम कर रहे हो तो उस केस में आप इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू कर सकते हो, वो क्या मान लिया जाएगा, आपका टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा। रूल 46 वाले पर्टिकुलर्स आएंगे, बस रेसिडेंट की डिटेल्स आपको भी मेंशन करना जरूरी नहीं है। अगर आप एक आईएसटी हो तो उस केस में आपको टैक्स इनवॉइस जब आप इशू करोगे तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, खुद का नेम एड्रेस जीएसटीआईएन, सीरियल नंबर आएगा, डेट ऑफ इशू आएगा, रेसिडेंट का जीएसटीआईएन वगैरह आएगा, नेम एड्रेस आ जाएगा, कितना क्रेडिट आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और सिग्नेचर आ जाएगा। सो अगर आप टैक्स इनवॉइस फॉर आप बीइंग एन आईएसटी आप टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो तो आपको सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। If ISD is an office of banking company, financial institution, NBFC, and tax invoice shall include any document in lieu thereof, by whatever name called, whether or not serially numbered, but containing information as mentioned above. So अगर आप बैंकिंग कंपनी NBFC FI हो तो आपको जरूरी नहीं स्पेसिफिक टैक्स इनवॉइस आप इशू करो, आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको आरबीआई स्पेसिफाई करती है या जो आप इन जनरल भी इशू करते हो, बट उसमें क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन अगर मेंशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में कवर होती है, उस स्टेटमेंट उस एडवाइस जो भी आप इशू कर रहे हो। सो उस केस में आपको क्या मान लिया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट ही वैलिड डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा एज टैक्स इनवॉइस। Registered person having PAN and state code as an ISD issuing credit to ISD. So, अगर क्या कर रहा है, having same PAN and code as ISD मतलब जो आपकी यूनिट्स हैं वो आपको क्या कर रही है, आपको इनवॉइस इशू कर रही है, इशूइंग क्रेडिट टू आईएसडी, आपको क्रेडिट इशू कर रही है, तो उस केस में आपको क्या क्या ध्यान में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो आपकी यूनिट्स आपको क्या कर रही है, गुड सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को अगर कुछ क्रेडिट पास ऑन कर दी तो उस केस में देखो क्या होगा, नेम एड्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, उनका खुद का नेम एड्रेस जीएसटीएन आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ इशू आ जाएगा, नेम एड्रेस जीएसटीएन ऑफ आईएसडी आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू रेट अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू बी ट्रांसफर्ड, रजिस्टर्ड पर्सन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर जीएसटीएन ऑफ सप्लायर ऑफ कॉमन सर्विस एंड ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हुज क्रेडिट इज ट्रांसफर्ड टू आईएसडी। तो सपोज किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की जो बिलिंग है वो हेड ऑफिस की जगह किसी पर्टिकुलर यूनिट को होगी, बट उस सर्विसेज का यूज बाकी यूनिट भी लेने वाली है, तो अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो पर्टिकुलर यूनिट तो कर नहीं सकती। सो वो क्या करेगी, पहले पास ऑन कर देगी वो क्रेडिट आईएसडी को, फिर आईएसडी इसको बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट दे रखी है। टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई टू कंपनी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, आप जब भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का करवाओगे और क्या हो रहा है कि उस केस में ईवे बिल जनरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई आपके पास होना चाहिए, वरना प्रॉपर ऑफिसर ना आपको आपके जो गुड्स है ना उनको सीज कर लेगा, पकड़ लेगा आपके गुड्स को। अब देखते हैं क्रेडिट नोट क्या होता है। सो देखो क्रेडिट नोट क्या होता है, बेसिकली जब भी आपने सेल करी है 1 लाख रुपए की, अब इस 1 लाख रुपए की सेल को मुझे रिड्यूस करना है तो मैं क्या इशू करूंगी, क्रेडिट नोट इशू करूंगी। सो इस 1 लाख की सेल में मैंने क्या करा होगा, 18% से 18,000 सपोज जीएसटी भी चार्ज किया था। अब सपोज मुझे सेल को कम करना है 10,000 रुपए से ड्यू टू वट एवर रीजन मुझे 1 लाख की सेल्स को रिड्यूस करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्रेडिट नोट इशू करके अपने ये जो जीएसटी आई थी 18,000 की उसको भी कम कर सकती हूँ। पर नोट इशू हो कब सकता है वो हमें जानना जरूरी है। सो इफ सप्लायर डिक्लेयर्स अ टैक्सेबल वैल्यू हायर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। सो मैंने सप्लाई ही कितने करी थी, 90,000 की करी थी, पर मैंने इनवॉइस बना के दे दिया 1 लाख का, तो सामने वाला मेरे ऊपर चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। तो उस केस में मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, उस 1 लाख के इनवॉइस के अगेंस्ट 10,000 का क्रेडिट नोट इशू करके उस वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। इफ अ हायर टैक्स रेट और अमाउंट इज चार्ज्ड एंड व्हाट वाज एप्लीकेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो सपोज 18% की रेट एप्लीकेबल होनी चाहिए थी, मैंने 28% की रेट लगा दी, तो उस केस में मुझे क्या इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। गुड्स सप्लाइड रिटर्न बाय रेसिपिएंट सेल्स रिटर्न। अब सपोज 1 लाख के गुड्स में 10,000 के गुड्स उसको पसंद नहीं आए, उसने मुझे रिटर्न कर दिया, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करके वैल्यू को कम करना पड़ जाएगा। सपोज वो क्वालिटी पसंद नहीं आई, उसने मुझे 1 लाख
कि बेसिस पर वो उससे जो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा था वो क्वालिटी उसको नहीं मिली, तो वो क्या करेगा, मैं 90,000 का पेमेंट करूंगा। तो उस केस में भी क्वालिटी इश्यूज के कारण भी मैं क्या कर सकती हूँ, क्रेडिट नोट इशू कर सकती हूँ, या ऐसे ही कोई और रीजन होगा तो क्रेडिट नोट इशू हो जाता है। क्रेडिट नोट से क्या होता है कि टैक्स लायबिलिटी कम होती है और रेसिपेंट का आईटीसी कम होता है, क्योंकि जब मैंने 18,000 का टैक्स चार्ज किया था तब रेसिपेंट 18,000 का जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर सकता था, पर अब क्योंकि मैं अपनी लायबिलिटी 1,800 रुपए से कम कर दी हूँ तो उसका आईटीसी भी 1,800 रुपए से कम हो जाएगा। हाउएवर इंसिडेंट passed on to another person, no reduction in output tax liability will be permitted। पर अगर टैक्स इंसिडेंस पास कर दिया मतलब वो क्या है, फाइनल कंज्यूमर है, तो अब वो तो वैसे भी आईटीसी ले नहीं रहा था, तो उस केस में फिर मैं अपनी जीएसटी लायबिलिटी कम नहीं कर सकती हूँ। सिंगल क्रेडिट नोट डेबिट नोट में और सपोज मान लो मैंने यहाँ पे 4-5 सेल करी थी और उन सबके रिस्पेक्ट में क्या मुझे अलग अलग क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, ना बना आप एक ही बार में उस मल्टीपल सप्लाईज के लिए भी एक ही क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। बट क्रेडिट नोट्स कांट बी इशूड फॉर सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट मैंने वीडियो सप्लाई चैप्टर में बताया था, सेकेंडरी डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई डिसाइड होती है, तो उस केस में आप क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते हो, जीएसटी क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते, मतलब कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते। उस केस में आप कमर्शियल या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू करते हो जिनके बेसिस पर आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम नहीं करते हो। सो बेसिकली कमर्शियल क्रेडिट नोट डेबिट नोट के केस में क्या होता है, क्रेडिट नोट के केस में होता है कि ये 1 लाख की वैल्यू तो 10,000 से कम हो जाएगी पर मेरा जीएसटी यहाँ पे कुछ भी कम नहीं होगा। सो दिस इज द डिफरेंस। सेकेंडरी डिस्काउंट के केस में मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। Now, registered person issuing credit note must declare details of credit note in return for the month in which it was issued, but no later than। So जिस मंथ से रिलेटेड जिस मंथ में आप उसको बेसिकली डिक्लेयर करते हो आप उस मंथ में उसको कम कर सकते हो अपनी जीएसटी लायबिलिटी को, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जीएसटी लायबिलिटी आप रिड्यूस करने जा रहे हो, मतलब ना टैक्स कम देने जा रहे हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, इतनी आसानी से तो नहीं करने देंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर लो, बट हम आपके ऊपर मैक्सिमम लिमिट लगा देते हैं कि आप कब तक लास्ट कब तक कर सकते हो। तो जो भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो इनवॉइस था उस फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक, उस फाइनेंशियल ईयर की एंड से जो नेक्स्ट 30 नवंबर आएगा या तो 30 नवंबर तक, या जब आप एनुअल रिटर्न फर्निश कर दोगे विच एवर इज अर्लियर इज गोइंग टू बी दी लास्ट डेट। सो ये मैक्सिमम लिमिट दे दी, इसके बाद आप क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते हो, जीएसटी लायबिलिटी कम नहीं कर सकते हो। अब आता है इसका जो उल्टा डेबिट नोट। डेबिट नोट में क्या करता है, आप अपनी लायबिलिटी बढ़ाते हो, तो लायबिलिटी जब बढ़ा रहे हो तो इन्होंने एक तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी, आप जब चाहो अपनी लायबिलिटी बढ़ा लो, गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा, टैक्स जाएगा, तो गवर्नमेंट रहेगी खुश। सो इशू कब कब होता है, उल्टा केस वैल्यू आपने कम दिखा दी, 1 लाख दिखा दी, जबकि जो एक्चुअल सप्लाई थी वो 1.5 लाख की थी। सो बढ़ाने के लिए तो आप कर सकते हो डेबिट नोट आराम से, कभी भी इशू। या आपने सपोज लगती थी 18% की रेट, आपने 12% की रेट ही लगा दी, तो उस केस में भी आप क्या इशू करोगे, डेबिट नोट लायबिलिटी बढ़ाने के लिए, या कोई भी ऐसे इसी तरीके के रीजन हो। डेबिट नोट इंक्लूड सप्लीमेंट्री इनवॉइस। सप्लीमेंट्री इनवॉइस में डेबिट नोट ही होता है। Its issuance increases supplier's tax liability and it is treated similar to tax invoice। तो जैसे हम टैक्स इनवॉइस इसको सेपरेटली ट्रीट करते हैं, रिटर्न्स में दिखाते हैं, पेमेंट उसका सेपरेटली होता है, तो वैसे ही एज गुड एज अ न्यू इनवॉइस हम डेबिट नोट को ट्रीट करते हैं। ऑल्सो इट इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर रेसिपिएंट टू क्लेम आईटीसी। रेसिपिएंट इसके बेसिस पर आईटीसी भी क्लेम कर सकता है। The registered person who issues a debit note with respect to a supplier of goods and services or both should declare details of such debit note in return for the month during which such debit note is issued, no maximum time limit। तो कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं दे रही। अब इन दोनों के पर्टिकुलर्स क्या क्या होते हैं, सप्लायर का नेम, एड्रेस, जीएसटीआईएन, नेचर एंड डेट ऑफ इशू ऑफ डॉक्यूमेंट, सीरियल नंबर आ जाएगा, सिग्नेचर वगैरह आ जाएगा, सीरियल नंबर, डेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, जिसके अगेंस्ट आप ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो उनके डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेगी, तो उनका सीरियल नंबर और डेट आ जाएगी। फिर आप कितना टैक्सेबल सप्लाई, टैक्स रेट, अमाउंट क्रेडिटेड और डेबिटेड टू रेसिपिएंट वो आ जाएगा, और अगर रेसिपिएंट क्या रजिस्टर्ड है तो उसका नाम, एड्रेस, जीएसटीआईएन, यूएन आ जाएगा, और रजिस्टर्ड नहीं है तो नेम, एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, स्टेट कोड आ जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ये कहता है कि अगर आप अनऑथराइज कलेक्शन करते हो टैक्स का, मतलब आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, उसके बाद भी अगर आप टैक्स कलेक्ट करते हो तो आपको जीएसटी एक्ट में दिक्कतें हो जाएगी। सो इट प्रोहिबिट्स अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स। इट सेज कि अगर आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है टैक्स कलेक्शन का तो आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते हो। सो इट प्रोहिबिट्स अनरजिस्टर्ड पर्सन्स फ्रॉम कलेक्टिंग टैक्स ऑन एनी सप्लाई एंड आल्सो रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट टैक्स ओनली एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट और लॉ। सो ऐसा नहीं कर सकते कि आप 18% जीएसटी लगता था किसी गुड्स पे और आप कस्टमर से 28% कलेक्ट करो, ना बाबा ना, जितना आपको पावर दे रखी है उतनी ही पावर का यूज आपको करना है। Indicating tax amount of tax must be prominently indicated in all documents related to assessment, tax invoices or similar documents for any supply made for consideration। और जितनी भी सप्लाई करते हो उसके ऊपर टैक्स अमाउंट आपने कितना कलेक्ट किया है वो स्पेसिफिकली सही से आपको प्रोमिनेंटली मेंशन करना ही करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। So first question says, Jay, a registered supplier, runs a general store in Ludhiana, Punjab. Some of the goods sold by him are exempt where some are taxable. You are required to advise him on the following issues। तो हमें उनकी एडवाइस करनी है। पहला तो देखा है whether Jay is required to issue a tax invoice in all cases even if he is selling the goods to the end consumers। तो क्या उसको हर केस में टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, पहला इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा। सो याद करो
अगर 200 रुपए से कम का ट्रांजैक्शन है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सॉरी रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है और रेसिपेंट इनवॉइस भी नहीं मांग रहा, तो उन केसेस में आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आप क्या कर सकते हो उस केस में कंसोलिडेटेड डे एंड पे क्या कर सकते हो, टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो या कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो। सो हर केस में जरूरत नहीं है, आपके ऊपर ये रिलैक्सेशन आपको दे रखा है। दूसरा, Jet sells some exempted as well as taxable goods valuing 5,000 rupees to a school student. Is he mandatorily required to issue two separate documents? क्या उसको दो सेपरेट जीएसटी डॉक्यूमेंट्स इशू करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल गुड सेल करते हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई आराम से इशू कर सकते हो। तो दो डॉक्यूमेंट्स इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अ सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई मे बी इशूड इन दिस केस। When Jay wishes to know whether it is necessary to show tax amount separately in the tax invoice is issued to the customer, you are required to advise him. तो क्या टैक्स अमाउंट सेपरेटली लिखना जरूरी है? सो अभी हमने लास्ट में यही देखा, बिल्कुल लिखना जरूरी है। सो hence Jay has to show the tax amount separately in the tax invoices issued to the customers. Now, Avtar Enterprises Kanpur started trading exclusively in Ayurvedic medicines from July 1. Its turnover exceeded 40 lakhs on October 3. The firm applied for registration on October 31. So 3 तारीख को इनका टर्नओवर एक्सीड हुआ और 31 अक्टूबर को क्या कर दिया इन्होंने, स्टार्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। विद इन 30 डेज है, बिल्कुल है। तो इनको रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव कहां से माना जाएगा? भले ही नवंबर 5 को इनको सर्टिफिकेट मिला, पर इनका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाएगा 3 अक्टूबर से ही। सो एग्जामिन वेदर एनी रिवाइज इनवॉइस कैन बी इशूड इन द गिवन सिनेरियो, बिल्कुल इशू करना पड़ेगा। और कब तक कर सकते हैं? जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उसके विद इन 1 मंथ में। तो इन द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन अफर्मेटिव। डिटरमाइन द पीरियड फॉर व्हिच, पीरियड भी मैंने बता ही दिया। सो 5 नवंबर से 1 महीना कब होगा? 5 दिसंबर तक। तो 5 दिसंबर तक ही क्या कर सकते हैं, रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं। किस पीरियड के लिए? अक्टूबर 3 से लेकर अक्टूबर 3 से लेकर नवंबर 5 तक की जो इंटरवीनिंग पीरियड रहा है उस पीरियड तक के लिए क्या कर सकते हैं, रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हैं 5 दिसंबर तक। सो फॉर द पीरियड विद अक्टूबर 3 टिल नवंबर 5, उसके लिए आप टिल दिसंबर 5 तक क्या कर दो, रिवाइज इनवॉइसेस इशू कर दो। डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इशू ऑफ invoice or document in the following circumstances. Advance payment is received against the supply but subsequently no supplies are made. तो पहले आपको एडवांस पेमेंट मिल गया, बाद में आपने सप्लाई नहीं करी, सप्लाई करते तो टैक्स इनवॉइस इशू होता, नहीं करी तो क्या इशू करेंगे हम, रिफंड वाउचर। सो एडवांस के टाइम पे हमें रिसीट वाउचर देना होता है और जब हम पेमेंट कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं तो रिफंड वाउचर आ जाता है। सो यहाँ पे रिफंड वाउचर इशू हो जाएगा। फिर गुड्स आर सेंड ऑन सेल और on approval for sale or return and are removed before supply takes place. सप्लाई हुई नहीं है, सेल अप्रूवल पे भेजे अगर गुड्स, तो उस केस में क्या इशू होता है, डिलीवरी चालान। सो यहाँ पे इनिशियली तो क्या इशू हो जाएगा, डिलीवरी चालान इशू हो जाएगा। और जब फाइनली इनका सेल होगा तब क्या इशू करेंगे हम, तब हम इशू करेंगे व्हाट, दी फाइनल टैक्स इनवॉइस। और याद करो इसके लिए भी लिमिट थी कि मैक्सिमम 6 महीने हो सकते हैं। सो या तो अगर पहले किसी ने सप्लाई एक्सेप्ट कर ली तो आप उस टाइम पे इशू कर दो इनवॉइस, या फिर मैक्सिमम 6 महीने एक्सपायर होने के बाद तो आपको करना ही करना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस इशू। सो invoice shall be issued before and at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. Fifth, Mr. Mohan provides continuous supply of services to his client where the due date of payment for such services is not ascertainable. No advance has been received in this behalf. So continuous supply of services आप करने वाले हो, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है, ascertainable नहीं है। क्या है, ascertainable नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इनवॉइस इशू होगा। कब इशू होगा, जब एक्चुअली में आप पेमेंट रिसीव करोगे। सो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन से याद करो, जब ड्यू डेट डिटर्मिनेबल होती है तो ड्यू डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस की ड्यू डेट मान लेते हैं सेक्शन 31 में। पर अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं होती तो उस केस में एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट को हम क्या मानते हैं, टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। तो in case of continuous supply of services where due date of payment is not ascertainable, the invoice should be issued before or at the time when the supplier receives the payment। तो उस टाइम पे इनवॉइस इशुएंस होगा। फिर Pari & Sons, an unregistered dealer of taxable supplies in Kerala on 11 और 10 August, aggregate turnover exceed कर गया 20 लाख को। The firm applied for registration on 27th August and was granted the registration certificate on 1st September. Under CGST rules, you are required to advise Pari & Sons as to what is the effective date of registration in its case. It also sought your advice regarding period for issuance of tax invoices. So ये क्या है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर था, इनका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर गया। कब, 10 अगस्त को। और 27 अगस्त को इन्होंने क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया। सो इस केस में रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कहां से माना जाएगा, रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाएगा फ्रॉम 10 अगस्त। क्यों, क्योंकि विद इन 30 डेज इन्होंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। सो भले ही 1 सितंबर को मिला हो, 10 अगस्त से क्या मान लिया जाएगा, इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिले। और 10 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जितनी भी उन्होंने सेल करी है उसको ये कब तक रिवाइज टैक्स इनवॉइस में डिक्लेयर कर सकते हैं, विद इन 1 मंथ फ्रॉम दी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड। सो विद इन 1 मंथ क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर तक। तो 1 अक्टूबर तक को इनको इस इंटरवीनिंग पीरियड के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेंगे। सो इट मे इशू
ऑन और बिफोर 1 अक्टूबर। किस पीरियड के लिए? 10 अगस्त से 1 सितंबर वाले पीरियड के लिए। नाउ हमें सप्लायर्स बताने जिनको डायनेमिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं होता। सो कौन कौन से डायनेमिक क्यूआर कोड वाले हमने देखे थे IOGAP, IO गैप हमने देखा था। तो देख लो, इंश्योरर हो गया, GTA हो गया, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स हो गया, OITAR हो गया, और एक एक्सपोर्ट के केस में भी हमने स्पेसिफिक एग्जेम्पशन देखा था, तो एक्सपोर्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सांगरी सर्विसेज लिमिटेड दिल्ली एक्सीड्स 20 lakhs on 12th August. He applied for registration on 3rd September. Within 30 days apply कर दिया, was granted a registration certificate on 6th September. So इफेक्टिव डेट बतानी और रिवाइज इनवॉइस की डेट बतानी। सो 12th August और 30th September विदिन 30 डेज अप्लाई कर दिया। सो 12th August क्या हो जाएगी इफेक्टिव डेट, और 12th August से लेकर 6th September तक के रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे। कब तक? विदिन 1 month फ्रॉम 6 September, दैट इज 6th October तक। सो ऑन और बिफोर 6th October। फिर है MBM caretakers, a registered person provides the services of repair and maintenance of electrical appliances on April 1st. It is entered into an annual maintenance contract with P for its air conditioner and washing machine. As per the terms of contract, maintenance services will be provided on the first day of each quarter for the relevant financial year, and payment for the same will also be due on the date on which service is rendered. During the year, it provided services on April 1, July 1, October 1, and January 1 in accordance with terms of contract. When should MBM caretakers issue the invoice for the services rendered? So basically देखो है क्या, ये एक registered person है, रिपेयर मेंटेनेंस कर रहा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है यहाँ पे। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने एंटर किया है, और ये मोर देन 3 months के लिए हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया यहाँ पे। सो हमें बताना है कि इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज कब कब प्रोवाइड करनी है? April 1, July 1, October 1, January 1 को। तो हमें डेट भी बता दी कब कब सप्लाई होने वाली है। सो इस केस में इन्होंने पूछा है कि कब कब इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस केस में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल ड्यू डेट हो जाती है, नहीं होती तो फिर उस केस में हम एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट को बेसिस मान लेते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि असर्टेनेबल है तो हम इन्हीं डेट्स को क्या मान लेंगे? डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। सो यहाँ पे ये डेट हो जाएगी। उसके बाद है सुभाषिनी लिमिटेड अग्रीड टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू मधु एंटरप्राइज इन द मंथ ऑफ मे, जिसके लिए 1 लाख का एडवांस रिसीव हुआ ऑन 20 April फ्रॉम मधु एंटरप्राइजेस। सब्सिक्वेंटली इन द मंथ ऑफ मे service contract has to be cancelled or into some inadvertent circumstances. However, Suभाषिनी Limited issued the invoice for the advance receipt in April itself and has paid GST thereon. You are the tax consultant of Suभाषिनी Limited. Please advise whether it can claim refund of tax bill or is it required to adjust the tax liability in its returns. So देखो, अगर यहाँ पर एडवांस रिसीव करते टाइम पे रिसीट वाउचर इशू हो गया और जब ये फाइनली रिटर्न किया जाता तब एक्चुअल इनवॉइस इशू नहीं करके क्या इशू होता? रिफंड वाउचर इशू होता। पर इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने ऑलरेडी इनवॉइस इशू कर दिया। क्या कर दिया? ऑलरेडी इनवॉइस इशू कर चुके हैं ये। तो अब तो तीर कमान से निकल चुका है, इनवॉइस ऑलरेडी इशू हो चुका। अगर इनवॉइस इशू नहीं होता तो हम रिफंड वाउचर इशू करते, बट यहाँ पे क्योंकि इनवॉइस इशू हो गया तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस की वैल्यू को कम करने के लिए हम क्या इशू करते हैं? क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो इस केस में इनवॉइस की वैल्यू को कम करने के लिए हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे रादर देन रिफंड वाउचर। सो इस केस में क्या होगा? क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा। सो क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। और दूसरा पूछा कि क्या ये इसका रिफंड ले सकते हैं या फिर इनको अपनी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी। सो उनको अपनी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करनी रहेगी। तो अगर मान लो इसको एडजस्ट नहीं किया जा रहा, मान लो आपका कुछ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है अब सब्सिक्वेंटली, सो उस केस में आप रिफंड ले सकते हो, बट अदरवाइज आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करनी रहती है। सो इट इज रिक्वायर्ड टू इशू अ क्रेडिट नोट, डिक्लेयर इट्स डिटेल इन द मंथ during which credit note has been issued and adjust tax liability. However, अगर कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ना हो सुभाषिनी लिमिटेड की अगेंस्ट सच क्रेडिट नोट कैन बी एडजस्टेड, तो उस केस में फिर आप रिफंड फाइल कर सकते हो। Sanmati Industries registered in the state of Maharashtra receives a machinery for repair in its workshop located in Mumbai, Maharashtra from Mitsubishi Limited, an automobile manufacturing company based in Japan. The repair work was carried by Sanmati Industries, for which it was to be paid in convertible forex, and goods were returned to Mitsubishi Limited after being used for some time in India. While raising the invoice for fair consideration, इन्होंने सोचा कि क्या हमें डायनेमिक क्यूआर कोड मैंडेटरीली इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जनरेट करना पड़ेगा। आपको उनको एडवाइस देनी है, रजिस्टर्ड नहीं है जो जापान वाली एंटिटी है। फर्दर एग्रीगेट टर्नओवर 550 करोड़ से ज्यादा का है। सो 550 करोड़ से क्योंकि ज्यादा का होगा, इसका मतलब आपके ऊपर डायनेमिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल तो है। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले तो कि क्या ये एक्सपोर्ट की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सो एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक्सपोर्ट लायर है वो इन इंडिया होना चाहिए, बिल्कुल इन इंडिया है। जो हमारा रेसिपेंट है वो आउटसाइड इंडिया है होना चाहिए, बिल्कुल आउटसाइड इंडिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होना चाहिए? प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया। देखते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है क्या। तो इन्होंने बोला रिपेयर वर्क कौन करेगा? सनमती इंडस्ट्रीज करेगी।
और गुड्स रिटर्न किए जाएंगे आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर सम टाइम इन इंडिया। सो अगर इंडिया में बिना यूज करे हम रिपेयर करके इसको वापस भेज देते तो आउटसाइड इंडिया क्या हो जाता, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन गया। क्योंकि इंडिया में यूज होने वाला है तो सेक्शन 13 के बेसिस पर इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र ही हो जाएगा। सो मुंबई महाराष्ट्र क्या हो जाएगा इसका प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इन गुड्स को इंडिया में यूज नहीं करते तो इंपोर्टर की जो ये जापान वाली एंटिटी की प्लेस क्या हो जाती है, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाती है। पर यहाँ पर क्योंकि इनको यूज कर रहे हैं हम तो मुंबई महाराष्ट्र क्या हो जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। सो क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब ये एक्सपोर्ट तो नहीं है। सो ये एक्सपोर्ट तो नहीं है। सो देखो लोकेशन कहाँ हो गई, मुंबई महाराष्ट्र में हो गई। सो ये एक्सपोर्ट तो नहीं है, इसलिए ये वाली कंडीशन के बेसिस पर तो ये आउट नहीं होगा। अब हमें एक और चीज देखी थी कि अगर एक्सपोर्ट नहीं भी होता पर सामने वाला क्या है, फॉरेन रेसिडेंट है और वो हमें किस में पेमेंट करने वाला है, फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करने वाला है, तो उस केस में हमें डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सो इस वाला इन्होंने पूरा बता दिया, पहले जो हमारा डायनेमिक क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी वाला प्रोविजन बता दिया। उसके बाद जैसे कि ये रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में तो इनको जनरेट तो करना चाहिए था, आइडियली तो जनरेट होना चाहिए क्योंकि ये B2C सप्लाईज है। इनवॉइस इज इशूड टू रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। फिर हमने सर्कुलर का रेफरेंस देने जो मैंने आपको बताया था कि अगर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वाला है और पेमेंट हमें फॉरेक्स में रिसीव होने वाला है तो आप बिना डायनेमिक क्यूआर कोड के भी कंप्लायंस कर सकते हो। सो आपको डायनेमिक क्यूआर कोड इशू करने की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट उस केस में नहीं रहती। तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है डायनेमिक क्यूआर कोड इशू करना। Then international trade exhibition is going to be held in US of America in January. Ayat Niryat Export House and ANEH has participated in it. It intends to send 100 units of flexible goods manufactured by it to USA for display in the said exhibition. ANEH is of the view that the activity of sending the goods out of India is a ZRS. अभी क्या कर रहे हो आप, सिर्फ एग्जीबिशन के लिए भेज रहे हो, अभी एक्चुअल सेल तो हुई नहीं, अभी तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए भेजा जा रहा है। तो क्या ये ZRS होगा? एक्सपोर्ट भाई है ही नहीं, सप्लाई नहीं तो एक्सपोर्ट कहां से होगा? सो इट इज नॉट अ ZRS, इट इज जस्ट मियर सेंडिंग ऑफ द गुड्स। लेकिन टैक्स एडवाइजर इस व्यू से सहमत नहीं है। एग्जामिन द व्यू ऑफ ANEH करेक्ट? Assuming that ANEH could not sell any goods at the exhibition and brings back entire 100 units to India in February and in August. So ये बेच नहीं पाते, उस केस में आपको क्या करना है? So याद करो इस केस में गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पर जब हम बाहर भी गुड्स लेके जाते हैं तो उस केस में हमारे पास मैक्सिमम 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। 6 महीने एक्सपायर होते ही हमें क्या करना पड़ता है? सेल्स बुक करनी पड़ जाती है, इनवॉइस इशू करना पड़ता है। सो इन्होंने भेजे कब गुड्स? दे हैव सेंट द गुड्स जनवरी में भेजे। सो मैक्सिमम 6 मंथ्स का पीरियड जुलाई तक का रहता है। सो अगर फरवरी की बात करें, फरवरी में पूरे गुड्स लौटा के लिया है तो अच्छी बात है, मतलब आपने एक्चुअली में सेल करी नहीं और गुड्स भी लौटा के लिया है। पर अब अगर अगस्त में लेकर आ रहे हो तो आपने क्या कर दिया होगा, जुलाई का एंड होते ही आपको क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस इशू करना पड़ जाएगा। सो हमें इन केसेस को अगर हम एग्जामिन करके बताएं, आगे क्या दे रखा है? डिस्कस द रिक्वायरमेंट टू इशू इनवॉइस इन ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट केसेस। और फिर आपका आंसर क्या डिफरेंट होगा? सो सबसे पहले तो आप ये बता दोगे कि कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ सप्लाई की बेसिकली इन्होंने डेफिनेशन दे दी कि सप्लाई के क्राइटेरिया में फॉल हो रहा है या नहीं, तो हम तो ये बताएंगे इट इज नॉट सप्लाई। फिर उन्होंने क्या कहा, जीरो रेटेड सप्लाई को भी डिफाइन कर दिया कि जीरो रेटेड सप्लाई कब कब होता है। पर क्योंकि ये सप्लाई नहीं है तो जीरो रेटेड सप्लाई कैसे होगी? सो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, सब गुड्स को सेंड कर रहे हैं। सेल कब होगी? जब एक्चुअली वो एग्जीबिशन से सेल हो जाएंगे। सो यहाँ पे गुड सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर आप क्या करते हो, एंटायर क्वांटिटी को क्या करते हो, फरवरी में ले आते हो, मतलब विद इन 6 मंथ पीरियड ले आते हो, तो उस केस में तो कोई इनवॉइस इशू नहीं करना। पर अगर आप इसको अगस्त में जाके लेकर आते हो सो यू आर लेट, आपको क्या करना पड़ जाएगा? इनवॉइस पहले ही इशू करना पड़ जाएगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, जुलाई वाले मंथ में बेसिकली। सो एंटायर क्वांटिटी इज नॉट सोल्ड एंड ब्रॉट बैक बाय in August, that is after 6 months from date of removal, a tax invoice is required to be issued for entire 100 units of taxable goods in accordance with the provisions contained in section 12 and section 13(1) within time period. Okay. सो यहाँ पे इस केस सेकंड वाले केस में टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ जाएगा। फिर दूसरा केस क्या बोला है? एग्रीगेट ऑफ 65 यूनिट्स ऑफ taxable goods in USA exhibition on different dates. In January 65 units and 35 units are brought back on 31st January. So 65 units क्योंकि आपने एक्चुअली में सेल कर दी तो इनके रिगार्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। 35 यूनिट्स के रिगार्डिंग नहीं करना पड़ेगा। The tax advisor advises that export of 65 units qualify as ZRS and it should apply for refund of the unutilized ITC in respect of the same. आपको बताना है कि क्या एडवाइस सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्चुअली में तो सेल कहाँ हुई है? एक्सपोर्ट ही हुआ है। बट जब हमने गुड्स को इंडिया से बाहर भेजे तब वो एक्सपोर्ट नहीं था। जब उनकी एक्चुअली में सेल हो गई, एग्जीबिशन से एक्चुअली में वो सेल हो गए, तब वो ZRS ट्रीट किए जाएंगे। सो 65 के केस में तो हमें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, उसको हम ZRS मान के उसका रिफंड भी ले सकते हैं। और 35 यूनिट जो हम उनको वापस लिया है उसका ना तो टैक्स इनवॉइस इशू करना है और रिफंड फिर आप क्यों ही लोगे, क्योंकि एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं है। सो 65 यूनिट जब सेल करी है इसके लिए टैक्स इनवॉइस इशू हो जाएगा और रिमेनिंग 35 यूनिट्स के लिए कोई भी कुछ भी करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सो टैक्स एडवाइजर की एडवाइस बिल्कुल सही है। ZRS जब उनको सेंड किया गुड्स को तब इट इज नॉट ZRS,
तो उस टाइम पे हमने बॉन्ड एन्युटी भी क्या नहीं किया होगा, इशू नहीं किया होगा। बट जब हम इनको एक्चुअली सेल कर देते हैं तो भले ही हमने इनको सेंड करते टाइम बॉन्ड एन्युटी यूज नहीं किया था, उसके बावजूद भी हम इनका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सो however the sender can prefer refund claim even when the specified goods were sent or taken out of India without execution of a bond or annuity if he is otherwise eligible for refund as per the provisions of such and such rule। क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है, ZRS है जो 65 यूनिट्स का आप क्या मानोगे ZRS मान के आप इसका रिफंड भी ले सकते हो, भले ही आपने गुड्स को सेंड करते टाइम, क्योंकि गुड्स को सेंड करते टाइम इट वाज नॉट एक्सपोर्ट, तो आपने बॉन्ड एन्युटी यूज नहीं किया होगा। पर जब इनका एक्चुअल सेल हुआ, इट इज एक्चुअली क्या सेल ही है, आपका एक्सपोर्ट ही है। उस टाइम पे जब एक्चुअली सेल हो गया उसके बाद पे एक्सपोर्ट है, तो उस केस में भले ही आप इनिशियली इनके लिए बॉन्ड एन्युटी यूज नहीं किया था, उसके बावजूद भी क्योंकि ये फाइनली एक्सपोर्ट है तो आप इसका रिफंड ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन चैप्टर के भी कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे कृष्ण।